नाउ लेट अस सी किडनी एंड उसके रिलेटेड कुछ सर्जिकल कंडीशन। पहले देखते हैं सर्जिकल एनाटॉमी। किडनी डेवलप होती है फ्रॉम मेटानेफ्रिक बर्ड्स, इलियक फोसा में डेवलप होती है लेकिन असेंट करते हैं टू द लंबार रीजन। अगर लोअर एंड फ्यूज है जैसे कि हॉर्सशू किडनी में तो असेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक वेसल टू किडनी लाइज लोअर डाउन। ड्रोमडेरी हम्स होते हैं आर द फिजियोलॉजिकल लोबुलेशन दैट कैन परसिस्ट इवन इन द अडल्ट्स। वस्कुलर सप्लाई देखते हैं तो रीनल आर्टरीज होती है जो अराइज होती है फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टर। एब्डोमिनल आर्टर स्लाइटली लेफ्ट में, वही आईवीसी स्लाइटली राइट में। सो इसकी वजह से लेफ्ट रीनल वेन होती है वो लॉन्गर होती है, तो इसकी वजह से वो प्रीफर डोनर किडनी होती है बिकॉज लॉन्गर रीनल वेन है तो इजियर एनास्टोमोसिस होगा। टेस्टिकुलर वेन्स देखेंगे तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करते हैं तो लेफ्ट रीनल वेन, वही राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करता है डायरेक्टली इनटू द आईवीसी। सो रीनल सेल कार्सिनोमा जब होगा दैट कैन ग्रो अलोंग द रीनल वेन और ये ब्लॉक कर सकता है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को, दैट कैन कॉज द सेकेंडरी वेरिकोसिल। फिर आता है नट क्रैकर सिंड्रोम। सो उसमें लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेस हो जाएंगी बिटवीन द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड द आवर्टा। सो ये वाली जो लेफ्ट रीनल वेन है तो आवर्टा एंड यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है उसके बीच में कंप्रेस हो सकती है, दैट कैन कॉज नट क्रैकर सिंड्रोम। नेक्स्ट कंडीशन है रीनल स्प्लिट। इसमें लेफ्ट रीनल वेन स्प्लिट होती है और इनकेस करती है एब्डोमिनल आवर्टा को। नेक्स्ट कंडीशन है रीनल एजेनेसिस। ये देखा जाता है इन द 500 to 1000 लाइव बर्ड्स में। यूजुअली यूनिलैटरल होता है, एसोसिएटेड होता है यूजुअली विद द एजेनेसिस ऑफ यूरेटर एंड हेमिट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। एड्रेनल ग्लैंड भी एब्सेंट हो सकती है। तो मेल में देखेंगे तो अनडिस्टेंडेड टेस्टिस होता है सेम साइड पे और फीमेल में एब्सेंट फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है डुप्लीकेशन ऑफ यूरेट्रिक सिस्टम, यानी 2 यूरेटर्स होंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डुप्लेक्स किडनी। डुप्लीकेशन ऑफ यूरेट्रिक सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इंट्रावेनस यूरोग्राम। तो ये डायग्राम है, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ द लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, 2 यूरेटर्स दिख रहे हैं। सो डुप्लीकेशन ऑफ यूरेट्रिक सिस्टम फॉलो करता है विकट मेयर रूल। इसका मतलब जो यूरेटर ड्रेन कर रहा है अपर पोल को, यानी कि जो इप्टोपिक यूरेटर है वो ओपन होगा ज्यादा मीडियली एंड डिस्टली इन द इप्टोपिक पोजीशन, वेयर नॉर्मल यूरेटर नॉर्मल पोजीशन पे ओपन होगा। नॉर्मल वाला ड्रेन करता है मिडल एंड लोअर कैलसिस को। तो जो इक्टोपिक यूरेटर है ओपन कर रहा है डिस्टली, दैट इन मेल्स कैन ओपन इनटू द यूरेथ्रा एंड फीमेल्स में ओपन होता है इन द वजाइना। तो उसकी वजह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा पिक्चर का। मदर कहेंगे कि फीमेल चाइल्ड हैज नेवर बीन ड्राई क्योंकि यूरिन ड्रिबल करता है ऑल द टाइम वाया द वजाइना ड्यू टू इक्टोपिक यूरेटर। एंड आल्सो पेशेंट कैन पास द यूरिन नॉर्मली एज वेल, सो इट इज मोर प्रोन टू द यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। मैनेजमेंट करेंगे, रीइम्प्लांटेशन कर देंगे इक्टोपिक यूरेटर का। नॉर्मल सर्जिकल एनाटॉमी देखते हैं। रीनल वेन होती है एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर, पेल्विस होता है पोस्टीरियर मोस्ट, पी फॉर पेल्विस, पी फॉर पोस्टीरियर। रीनल आर्टरी लाई करते हैं बिटवीन द टू। लेकिन जब डुप्लीकेशन विद द माल रोटेटेड पेल्विस होता है यानी पेल्विस मूव करता है एंटीरियरली, सो वी गेट द ड्रॉपिंग लिली साइन। दिस इज ड्रॉपिंग लिली साइन। नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। सो मल्टीपल सिस्ट होंगे किडनी में दैट विल इनलार्ज एंड दैट कैन हैम्पर द फंक्शन ऑफ किडनी। उसमें 2 प्रकार है, इन्फेंटाइल पीसीकेडी एंड एडल्ट पीसीकेडी। इन्फेंटाइल पीसीकेडी में होता है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, पीकेएचडी ऑन क्रोमोसोम 6 म्यूटेशन होता है, नॉन कंपेटेबल विद लाइफ होता है एंड डेथ होता है ड्यू टू हेपेटिक फाइब्रोसिस। वे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, पीकेडी1 ऑन क्रोमोसोम 16 एंड पीकेडी2 ऑन क्रोमोसोम 4, कंपेटेबल होता है विद द लाइफ। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज देखते हैं एज द सिस्ट इनलार्ज करती है तो प्रेस करती है रीनल पैरेन्काइमा को, दैट विल हैम्पर द फंक्शन। क्लिनिकल फीचर में देखेंगे मैनिफेस्ट करता है 3rd डिकेड में। तो मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन या फीचर होता है हाइपरटेंशन, पेन एंड हिमेचुरिया होता है जब रप्चर हो जाती है सिस्ट। फास्टर प्रोग्रेशन होता है मेल्स में, 20% कैन डेवलप द यूरिक एसिड स्टोन इन द किडनी। पीसीकेडी के एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, मोस्ट कॉमन होता है सिस्ट इन द लिवर। स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड लंग्स में भी सिस्ट हो सकती है। कोलोनिक डायवर्टिकुलोसिस हो सकता है, मिट्रल वाल्व प्रोलप्स हो सकता है, बेरिया एनेउरिज्म होता है इन द सर्कल ऑफ विलिस। अगर ये रप्चर हुआ बेरिया एनेउरिज्म दैट विल कॉज द सबगायरोक्नोइड हेमोरेज। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? यूएसजी करेंगे, उसमें मल्टीपल सिस्ट दिखेंगे किडनी में। प्रीनेटल स्कैन पे भी डायग्नोसिस कर सकते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का। अगर 3 से ज़्यादा सिस्ट है, यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो, तो इट विल बी डायग्नोस्टिक ऑफ पीसीकेडी। लेकिन अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो 2 किडनी में चाहिए, दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ पीसीकेडी। इंट्रावेनस फाइलोग्राम करेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्पाइडर लेग साइन दिखाई देगा। रेनल फंक्शन क्लोजली मॉनिटर करने पड़ते हैं क्योंकि रेनल फंक्शन डिटेरियोरेट होता है द डिजीज प्रोग्रेशन। दिस आर द मल्टीपल सिस्ट इन बोथ द किडनीज। सो कोर्स ऑफ डिसीज होगा ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रीनल फंक्शन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म डायलिसिस थेरेपी की जरूरत होती है, रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वैसोप्रेशन टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देने पड़ते हैं। पहले रोसिंग प्रोसीजर किए जाते थे लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं। रोसिंग प्रोसीजर में डिरूफिंग किया जाता था सिस्ट को इन द होप्स टू रिड्यूस द प्रेशर। नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी या मल्टीपल सिस्ट होती है किडनी में। यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है। अगर बायलैटरल है तो कंपेटेबल होगा नहीं होगा लाइफ के साथ। एंड मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी प्रेजेंट होता है एज एब्डोमिनल लंप एट द बर्थ। रैपिड प्रोग्रेशन होता है टू द रीनल फेलियर सीन इन द अडल्ट्स। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, डिक्लाइन होगा रीनल फंक्शन, तो डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ सकता है। हॉर्सशू किडनी नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें किडनी से लोअर एंड फ्यूज होते हैं। सो नॉर्मल एशन जो किडनी का होता है वो नहीं होगा क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बाय द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल। फ्यूज पोर्शन होंगे दैट विल लाई एट द L3 L4 लेवल। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? मेजोरिटी असिम्प्टोमेटिक होंगी यानी इंसिडेंटल डिटेक्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में पाल्पेबल मास हो सकता है L3 L4 लेवल के। ज़्यादा प्रोन होता है दिस पेशेंट टू द इन्फेक्शन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किंकिंग ऑफ यूरेटर हो सकता है दैट विल कॉज पेन ड्यू टू द स्टोन फॉर्मेशन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इंट्रावेनस यूरोग्राम, उसमें फ्लावर वेज अपीयरेंस दिख सकता है और हैंडशेक अपीयरेंस कहते हैं इसको, हैंडशेक साइन। सिटी स्कैन भी कर सकते हैं तो उस पर हॉर्सशू किडनी देख सकते हैं बीच में।
मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर असिम्टोमेटिक है तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन वही प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है या मालरोटेटेड पेल्विस है विद द स्टोन फॉर्मेशन तो पाइलोप्लास्टी करनी पड़ती है। फ्यूज पोर्शन को अपन कभी भी कट नहीं करेंगे बिकॉज दैट कैन कॉज डिवस्कुलराइजेशन ऑफ बोथ लोअर एंड्स ऑफ द किडनी। एक्सेप्शन कब करेंगे अपन कट? जब हॉर्सशू किडनी विद द सिम्टोमेटिक abdominal aortic aneurysm है, क्योंकि टू अप्रोच द aorta वी हैव टू कट द फ्यूज पोर्शन। नेक्स्ट कंडीशन है हाइड्रोनेफ्रोसिस। इट इज असेप्टिक डायलेटेशन ऑफ द पेल्विक एलेस्टियल सिस्टम ड्यू टू इंटरमिटेंट पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज टू द फ्लो ऑफ द यूरिन। सो देर विल बी बैक प्रेशर चेंजेस दैट विल कॉज द हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। कॉजेस देखते हैं यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के। इंट्राल्यूमिनल मतलब ल्यूमिनल के अंदर के कॉजेस हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल यानी वॉल के अंदर के कॉजेस हो सकते हैं, एक्स्ट्राल्यूमिनल कॉजेस भी हो सकते हैं। इंट्राल्यूमिनल कॉजेस में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्वायर्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस इज रीनल स्टोन्स। नेक्स्ट कॉज इज स्लब पेपिला जो दिखाई देते हैं डायबिटीज मेलाइटिस एनाल्जेसिक अब्यूज। इंट्राम्यूरल कॉज यानी विद इन द वॉल के कॉज में मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कॉज होता है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट कॉज इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेल्विस एंड यूरेटर एंड नेक्स्ट इज यूरेटरोसील। वही एक्स्ट्राल्यूमिनल कॉजेस में देखेंगे एबरेंट रेनल वेसल्स, एडवांस कैंसर, रेट्रोपेरिटोनियल सॉफ्ट टिश्यू कार्सिनोमा, यूरेटराइन कैंसर, सीए सर्विक्स, सीए कोलन, सीए प्रोस्टेट, सीए रेक्टम, रेट्रोकैवल यूरेटर एंड रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। सो सबसे पहले देखते हैं मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कॉज पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। पीयूजे इज पेल्वियोरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फंक्शनल है, यानी कि यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है मैक3 स्कैन। सो इससे अपन एसेस कर सकते हैं फंक्शन लेफ्ट इन द किडनी। सो मैनेजमेंट करेंगे सिम्टोमेटिक पेशेंट का बाय द एंडरसन हाइनिस डिसमेम्ब्रेन पाइलोप्लास्टी। Also पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस फाउंड इन द प्रीनेटल यूएजी, क्योंकि ये कंजेनिटल कॉज होता है। तो दिस इज द सर्जरी एंडरसन हाइनिस डिसमेम्बर्ड पाइलोप्लास्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरेटर इन द आईवीयू जो दिखाता है गॉबलेट साइन। गॉबलेट ग्लास होता है जो यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, सो दिस लुक्स लाइक अ गॉबलेट साइन इन द रेट्रोग्रेड यूरेटरोग्राफी। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अराइज होता है फ्रॉम द वॉल। सो ये वाला था ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेल्विस यूरेटर। नेक्स्ट है यूरेटरोसील। सो यूरेटरोसील यानी इट इज डायलेटेशन ऑफ द टर्मिनल एंड्स ऑफ द यूरेटर एंड इट इज बायलैटरल इन 10% केसेस। तो आईवीयू पे देखेंगे कोब्रा हेड या एडर हेड साइन दिखाई देगा। सो दिस इज डायलेटेशन ऑफ द टर्मिनल एंड, सो इट अपीयर्स एज अ कोब्रा हेड और एडर हेड साइन। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल से मैनेजमेंट देखेंगे एक्सcision कर देंगे टर्मिनल एंड का और फिर रीइम्प्लांटेशन कर देंगे यूरेटर का। एंडोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है लेकिन हाई चांसेस होते हैं रिफ्लेक्स के। फिर एक्स्ट्राल्यूमिनल कॉजेस में पहले देखते हैं एबरेंट रेनल वेसल्स। एबरेंट रेनल वेसल्स यूजुअली यूनिलैटरल होते हैं। सो ये कंप्रेस कर सकते हैं पेल्विस या फिर यूरेटर को फ्रॉम द आउटसाइड। एबरेंट वेसल को अपन कभी भी कट नहीं कर सकते बिकॉज दैट कैन कॉज द डिवस्कुलराइजेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द किडनी, इसलिए मैनेजमेंट करते हैं पाइलोप्लास्टी, कट नहीं करेंगे एबरेंट वेसल को। नेक्स्ट कॉज है एक्स्ट्राल्यूमिनल कॉजेस में रेट्रोकैवल यूरेटर। रेट्रोकैवल मतलब रेट्रो यानी बिहाइंड, सो राइट साइड यूरेटर गोज बिहाइंड द कैवल यानी आईवीसी इंफीरियर वेना कावा। सो ये वाला है रेट्रोकैवल। आईवी पे देखेंगे तो फिश हुक या फिर रिवर्स जे साइन दिखाई देगा दैट गोज बिहाइंड द आईवीसी। सो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो बिहाइंड गला गया है उसको लैटरलाइजेशन करेंगे यूरेटर का। सो अगर लैटरलाइजेशन फेल हुआ तो यूरेटरोस्टोमी करेंगे। इट इज डन आफ्टर कटिंग द सेगमेंट। तो जो बिहाइंड जा चुका है उसको कट कर देंगे फिर स्टोमी कर देंगे यानी एनास्टोमोसिस कर देंगे रिमेनिंग यूरेटर के साथ। फिर एक्स्ट्राल्यूमिनल में लास्ट कॉज था रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्मोन्स डिसीज। सो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के कॉजेस है इडियोपैथिक, ड्रग इंड्यूस, मिथिल सर्जेस एंड ब्रोमोक्रिप्टिन, IgG4 mediated associated with repeated contraction, Peyronie's disease, post रेडियोथेरेपी। सो बॉडी में जहाँ पे भी फाइब्रोसिस होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द IgG4। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है इट इज यूरेटर। आईवीयू पे देखेंगे मिड एंड वेस्ट अनोमली देखेंगे यानी कि वेस्ट ऑफ द फीमेल जैसे दिखेगा। सो दिस इज द मिड एंड वेस्ट अनोमली इन द आईवीयू, यानी कि यूरेटर बहुत क्लोज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस। वही सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा अगर होगा तो यूरेटर विल बी स्प्लेड अपार्ट। सो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डबल जे स्टेंट डालेंगे दोनों यूरेटर में सो दैट दे कैन बी केप्ट पेटेंट। सो डीजे स्टेंट डाला है दोनों यूरेटर में। स्टेरॉइड कैन बी गिवन, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अब देखते हैं कॉजेस ऑफ बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। So it can be due to any unilateral cause on both the sides, or it can be due to causes beyond the opening of the ureters, जैसे कि benign prostatic hyperplasia यहाँ पे हुआ, या फिर bladder outlet obstruction हुआ, फिर posterior urethral wall से, या फिर phimosis है that is inability to retract the foreskin, या फिर meatal stenosis है। इंट्रावेनस यूरोग्राम में IVU पे देखेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो नॉर्मल किडनी में देखेंगे तो कैलेसिस कप शेप्ड होते हैं ऐसे। वही हाइड्रोनेफ्रोसिस में ब्लंटिंग होगा कैलेसिस का इनिशियली और बाद में क्लबिंग होगा कैलेसिस का। सो ये नॉर्मल कप शेप्ड होता है, बाद में फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस में ब्लंटिंग होगा और उसके बाद में क्लबिंग होगा। सो ये नॉर्मल वाले कप शेप्ड कैलेसिस और यहाँ पे देख सकते हैं क्लब कैलेसिस इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगेन नॉर्मल कप कैलेसिस एंड दिस आर क्लब कैलेसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रीनल फंक्शन एनालिसिस करना पड़ता है बिफोर इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो रीनल आइसोटोप स्कैन करेंगे DMA से, ये असेस करता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड स्कारिंग। सो यस है इसके नाम में, तो स्ट्रक्चर एंड स्कारिंग। DTOA एंड मैक3 स्कैन
ये बताता है फंक्शन ऑफ द किडनी। सो मैक 3 स्कैन इज द बेस्ट टू असेस द फंक्शन। तो स्कैन से दिखता है कि कितना डाई कॉन्ट्रास्ट लिया है किडनी में और कितना एलिमिनेट हुआ है। सो पैरामीटर जो ऑब्टेन कर सकते हैं आइसोटोप स्कैन से वो है टोटल जीएफआर एंड डिफरेंशियल जीएफआर, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल किडनी टू द टोटल जीएफआर। सो डीएमए से रीनल स्कैन की पिक्चर है। एक एक्स्ट्रा चीज है रेनल आइसोटोप स्कैन, डीटीपीए एंड मैक 3 स्कैन इज द बेस्ट मॉडलिटी टू कंफर्म द ऑब्स्ट्रक्टिव डायलेटेशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम। सो 99 EMTC मतलब मर्केप्टो एसिटाइल ट्राइग्लिसिन स्कैन। एक्स्ट्रा चीज है चिल्ड्रन क्राइंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन इज पैथोलॉजिकल, बिफोर एंड आफ्टर क्राइंग इज नॉर्मल। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, मैनेजमेंट करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस का। अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द मोर देन 20% ऑफ द टोटल जीएफआर, देन वी शुड सेव द किडनी। तो उसमें अपन मैनेज करेंगे प्राइमरी एबनॉर्मलिटी, जैसे कि स्टोन है तो उसको रिमूव कर देंगे, फाइब्रोसिस मैनेज करेंगे। लेकिन वही अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू 10 to 20% ऑफ द टोटल जीएफआर, तो नेफ्रोस्टोमी करेंगे एंड एज वेल एज मैनेजमेंट करेंगे प्राइमरी एबनॉर्मलिटी का। अगर नेफ्रोस्टोमी के बाद में फंक्शन इंप्रूव हुआ तो किडनी को सेव कर देंगे, लेकिन अगर कोई चेंज नहीं हुआ फंक्शन में या फिर फंक्शन डिटेरियोरेट हो रहा है तो नो पॉइंट इन ट्राइंग टू सेव द किडनी, तो किडनी निकालेंगे। या फिर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी कंट्रीब्यूट कर रहा है लेस देन 10% ऑफ द टोटल जीएफआर, तो नेफ्रेक्टोमी कर देंगे, किडनी निकाल देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिनल स्टोन्स। सुपर सैचुरेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर क्रिस्टल्स और बाद में स्टोन बनेंगे। तो कुछ डेफिनेशन है सैचुरेशन प्रोडक्ट। उससे पहले देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सैचुरेशन प्रोडक्ट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। फॉर्मेशन प्रोडक्ट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर्स। सो क्या होते हैं स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर, जैसे कि सिट्रेट, टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है फॉर्मेशन प्रोडक्ट से, तो स्टोन फॉर्मेशन होगा। अलग अलग प्रकार के स्टोन है, उसमें पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये मोस्ट कॉमन रिनल स्टोन है, फॉर्म्ड इन द एसिडिक यूरिन। इट कैन बी मोनो और डाइहाइड्रेट। तो मोनोहाइड्रेट के स्टोन देखेंगे तो डंबल शेप्ड होंगे और वेरी हार्ड स्टोन्स होते हैं। सो मोनोहाइड्रेट वाले डंबल शेप्ड होते हैं और डाइहाइड्रेट वाले देखेंगे ये इनवॉल्व शेप्ड होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को कहा जाता है मलबरी स्टोन ड्यू टू स्पेकुलेटेड मार्जिन्स, तो जिसकी वजह से अर्ली पेन एंड हेमेचुरी होंगे स्पेकुलेटेड मार्जिन्स की वजह से। रेडियोओपिक स्टोन्स होते हैं। रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं पेशेंट में, उनमें डाइटरी एडवाइस दी जाएंगी टू प्रिवेंट द फर्दर एपिसोड्स। डिक्रीज फैट कंटेंट डाइट में, इंक्रीज कैल्शियम इंटेक इन द डाइट, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट विल बी चिलेटेड इन द गट, सो लेस अब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सलेट का। हाई लार्जर डोसेज देंगे पायरिडॉक्सिन के, क्योंकि पायरिडॉक्सिन कोफैक्टर इन द ऑक्सैलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, तो रिड्यूस करेंगे इंडिजिनियस ऑक्सलेट लेवल्स। कोलेस्टेरामिन देंगे जो बाइंड करेंगे ऑक्सलेट इन द गट एंड रिड्यूस कर देंगे इंसिडेंस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोन है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, आल्सो नोन एज स्टैगहोर्न और स्ट्रोवाइट स्टोन। इट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट फॉर्म्ड इन अल्कलाइन यूरिन, यूजुअली इन्फेक्टेड विद प्रोटियस। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको कवर अप करने के लिए बॉडी में स्टोन बनते हैं। क्रिस्टल्स आर कॉफिन लिड टाइप। सो ये स्ट्रोवाइट स्टैगहोर्न स्टोन है, दीज आर कॉफिन लिड अपीयरेंस। सो स्मूथ डर्टी व्हाइट सरफेस होता है, देयरफॉर इंक्रीजेस इन साइज और उसके बाद में सिम्टोमेटिक होता है। वही कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्पेकुलेटेड मार्जिन होता है, इसलिए अर्ली पेन एंड हेमेचुरिया होता है, तो इसलिए जल्दी सिम्टोमेटिक होते हैं। यही पे ये स्मूथ होते हैं, इसलिए लेट सिम्टोमेटिक होते हैं। रिकरेंट ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है तो मेडिकल मैनेजमेंट होता है एसिटो हाइड्रोक्सामिक एसिड। यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोटियस और अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं यूरिन की। नेक्स्ट स्टोन है सिस्टीन स्टोन। इट इज रेडियोओपिक स्टोन। इट इज वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है सिस्टीन स्टोन का, तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए वेरी हार्ड टू ब्रेक बाय ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी। सिस्टीन यूरिया में देखा जाता है। रिकरेंट स्टोन आर मैनेज्ड विद डीपेनिसिलामाइन। नेक्स्ट है यूरिक एसिड स्टोन। ये मोस्ट कॉमन रेडियोलेसेंट स्टोन होते हैं, इसलिए अपन एक्सरे में नहीं देख सकते। क्रिस्टल अपीयर्स लाइक अ ग्लास शार्ड्स। सो यूरिक एसिड क्रिस्टल है अपीयर्स लाइक अ ग्लास शार्ड्स। ये फॉर्म होते हैं इन द एसिडिक या फिर नॉन इन्फेक्टेड यूरिन पे। इट इज सीन इन कंडीशन विद ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एंड गाउट। सो रिकरेंट यूरिक एसिड स्टोन को मेडिकली मैनेज किया जाता है बाय एलोप्यूरिनॉल। कुछ रेयर टाइप्स ऑफ स्टोन है, जैंथिन स्टोन्स ब्रिक रेड कलर के होते हैं। ट्राइमटेरिन स्टोन्स, इंडिनाइविल स्टोन, इट इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ये सारे स्टोन रेडियोलेसेंट होते हैं, तो ट्रिक रेडियोलेसेंट रिनल स्टोन के लिए XUTI, X स्टैंड फॉर जैंटिन, U स्टैंड फॉर यूरिक एसिड वाले, TI इज ट्राइमटेरिन एंड इंडिनाइविल। शॉर्ट में फिर से देखेंगे, कॉपेड लिड अपीयरेंस होता है स्ट्रोवाइट या स्टैगहोर्न स्टोन का। ये रेडियोओपिक होते हैं, अल्कलाइन यूरिन पे बनते हैं, एसोसिएटेड विद द यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटियस। सिस्टीन स्टोन होंगे, ये रेडियोओपिक होंगे, सीन इन एसिडिक यूरिन, हेक्सागोनल शेप होंगे, वेरी हार्ड स्टोन्स होंगे। यूरिक एसिड स्टोन होंगे, रेडियोलेसेंट होंगे, एसिडिक यूरिन पे दिखाएंगे वेरिएंट शेप जैसे कि रोम्बॉइड, पैरेललोग्राम्स, ग्लास शार्ड्स यानी ग्लास ब्रोक किया गया ऑन ड्रॉपिंग। फिर कैल्शियम ऑक्सलेट मोनो या डाइहाइड्रेट हो सकते हैं। मोनो वाले होते हैं डंबल शेप्ड। रेडियोओपिक होते हैं, सीन इन एसिडिक यूरिन डंबल शेप्ड, एंड इनोलोफ होते हैं डाइहाइड्रेट वाले। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिनल कैल्कुलाई है। फिर अमोनियम यूरोस्टोन होते हैं, रेडियोलेसेंट होते हैं, एसोसिएटेड विद द लैक्सेटिव अब्यूज। दिस अमोनियम यूरोस्टोन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में भी दिखाई देता है। फिर देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा रिनल स्टोन का। इट कैन बी असिम्प्टोमेटिक एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है पेन। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड रिनल पेन या फिर कोलिकल पेन।
तो फिक्स रीनल पेन होगा, इट इज फेल्ट एट द रीनल एंगल ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द रीनल कैप्सूल। वही कोलिकी पेन डिपेंड्स इन द साइट ऑफ द स्टोन। अगर स्टोन होगा इन द रीनल पेल्विस और अपर यूरेटर, देन लॉइन टू ग्रोइन टाइप ऑफ पेन होगा। एंड थ्रू द अपर यूरेटर द पेशेंट कैन आल्सो हैव पेन अलॉन्ग द ऑब्टुरेटर, यानी रेडिएटेड टू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अगर स्टोन है अपर और मिड यूरेटर में, देन पेन कैन रेडिएट अलॉन्ग द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। वही लोअर यूरेटर में है स्टोन, तो पेन रेडिएट्स अलॉन्ग द इलियो इंग्वाइनल नर्व। अगर स्टोन इम्पैक्टेड इन द इंट्राम्यूरल पोर्शन यानी यूरेटर ओपनिंग इन द ब्लैडर, तो स्ट्रैंग्यूरी होंगी। इट इज इंटेंस पेनफुल अर्ज टू पास द यूरिन, बट ऑन ट्राइंग टू पास कैन ओनली पास 1 to 2 drops of the blood urine. So renal stones are the most common acquired cause of the hydronephrosis. Patient can also develop present with the digital crisis. इसका मतलब स्टोन एट द पेल्विस ब्लॉक करता है यूरिन फ्रॉम ड्रेनिंग इनटू द यूरेटर, कॉजिंग यूरिन टू अक्यूमुलेट इन द किडनी, तो जिससे डिस्टेंशन होगा किडनी कैप्सूल का। तो पेशेंट को पेन होगा एट द रीनल एंगल एंड पाल्पेबल स्वेलिंग देखेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम स्टोन की पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी, तो जिससे यूरिन अक्यूमुलेटेड था वो फ्लो हो जाएगा, जिससे स्वेलिंग सबसाइड हो जाएंगे एंड पेशेंट पासेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। सो ये देखो स्टोन पेल्विस पे है, दैट विल कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस, पेन एट द रीनल एंगल एंड पाल्पेबल स्वेलिंग। जैसे ही स्टोन की पोजीशन थोड़ी चेंज हुई तो स्वेलिंग सबसाइड हो जाएंगे एंड पेशेंट पासेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। पेशेंट कैन प्रेजेंट विद हेमेचूरिया। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एनसीसीटी ऑफ द एब्डोमेन और एनसीसीटी केयूबी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, नॉट आईवीयू, क्योंकि आईवी पे देखेंगे तो सब कुछ व्हाइट ही दिखाई देगा, स्टोन भी व्हाइट और सब कुछ व्हाइट। यूएसजी केयूबी इज नॉट सेंसिटिव फॉर लोअर पार्ट्स ऑफ द यूरेटर, क्योंकि वो वाले स्टोन्स आर नॉट विजुअलाइज्ड ड्यू टू बाउल गैस इन फ्रंट ऑफ देम, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे रीनल स्टोन का? असिम्प्टोमेटिक है या फिर स्टोन है लेस देन 5 to 6 mm, तो ऑब्जर्वेशन कर देंगे। वही अगर स्टोन है मोर देन 5 to 6 mm या फिर सिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सो ESWL का ऑपरेटस है, ESWL इज बेस्ड ऑन द ब्लास्ट वेव डायनामिक। तो अल्ट्रासोनिक वेव होंगे, टारगेट किए जाते हैं एट द स्टोन, जिससे शैटर हो जाएगा स्टोन इनटू स्मॉलर पीसेस। लेकिन इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट हैज टू लाई वेरी स्टिल। सो ये डॉर्नियर ऑपरेटस है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ESWL ऑपरेटस। तो उसके बाद में शैटर स्टोन ट्रैवल करेंगे अलॉन्ग द यूरेटर। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे ESWL के? पेन होगा, इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि शैटर स्टोन ट्रैवल कर रहे हैं अराउंड द यूरेटर। इमेच्योर हो सकता है, स्टोन स्ट्रेट बनेगा, यानी मल्टीपल फ्रैगमेंट्स आर जनरेटेड एंड इट क्लॉग्स द यूरेटर, इट इज नोन एज स्ट्रेनस्ट्रासे। और चौथा कॉम्प्लिकेशन है यूटीआई। तो ये स्ट्रेनस्ट्रासे देखो, शैटर स्टोन होंगे तो फ्रैगमेंट पास करेंगे थ्रू द यूरेटर, ब्लॉक करेंगे, स्टोन स्ट्रेट बनेगी। सो इसमें मल्टीपल सिटिंग्स की जरूरत होती है इन द लास्ट स्टोन की केसेस में। सो मल्टीपल सेशंस के लिए पेशेंट का कंप्लेंस जरूरी होता है। ESWL के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? पहला है प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, उसमें ब्लीडिंग इसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो स्टोन होगा मोर देन 1.5 सेंटीमीटर साइज, तो तभी भी नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ कार्डियक पेसमेकर, चिल्ड्रन एज दे डोंट लाई स्टिल, ओबीस पेशेंट, क्योंकि डिलीवरी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स इज द चैलेंज। वेरी हार्ड स्टोन होंगे, सिस्टीन या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, तो उसमें भी नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम में, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा डिस्टली लाइक यूरेटर, तो अगर स्टोन को शैटर भी कर दिया तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्टल ब्लॉक है यूरेटर में। अगर लोअर कैलस स्टोन है जैसे कि यहाँ पे अगर फ्रैगमेंट कर भी देंगे तो देन फ्रैगमेंट्स हैव टू ट्रैवल इन द एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन टू बी रिमूव्ड वाया यूरिन, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर ESWL कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो मैनेजमेंट के ऑप्शंस क्या बचेंगे? तो उसमें पहला है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी। तो इसमें अंडर इमेज गाइडेंस और गाइड वायर पास किया जाता है इंसर्टेड नेक्स्ट टू द स्टोन, तो ये वाला गाइड वायर पास करेंगे नेक्स्ट टू द स्टोन, और बाद में नेफ्रोस्कोप इंसर्ट कर देंगे और स्टोन को शैटर कर देंगे और रिमूव कर देंगे। तो पैरेन्काइमा यहाँ पे पंक्चर हो रहा है, तो पैरेन्काइमा पंक्चर हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा ब्रूजिंग, हिमेचुरा होगा, कोलोनिक इंजरी हो सकती है, प्लूरल इंजरी हो सकती है एंड न्यूमोथोरैक्स फॉर्मेशन हो सकता है, स्प्लिनिक इंजरी भी हो सकती है। सो PCNL इज प्रिफर्ड इन एन ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन सिस्टम में डायलेटेड कैलसेस होंगे, दैट विल मेक इट इजियर टू पंक्चर द एरिया। ESWL अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो सेकंड ऑप्शन है URS या RIRS। URS है ना, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन, तो जिससे रिमूव करेंगे स्टोन फ्रॉम द यूरेटर, सो इट इज यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन, तो यूरेट्रोस्कोप से जाएंगे टिल द स्टोन एंड रिमूव करेंगे स्टोन को। नेक्स्ट इज RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, इसमें रिमूव करेंगे स्टोन फ्रॉम द किडनी, सो दिस इज RIRS बिफोर स्टोन इज रिमूव। सो स्टोन को रिट्रीव करने के लिए अपन डॉर्मिया बास्केट का यूज करेंगे। से वाला RIRS आफ्टर द स्टोन इज रिमूव्ड एंड दिस इज URS से अपन स्टोन नहीं निकाला। ये डॉर्मिया बास्केट यूज करेंगे यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल में। लेजर कैन आल्सो बी यूज टू शैटर द स्टोन, जैसे कि हॉल्मियम या YAG लेजर। सो ये शॉर्ट में समरी है रीनल स्टोन की। लेस देन 5 to 6 mm है या सिम्टोमेटिक है तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, लार्ज सिम्टोमेटिक है तो फर्स्ट लाइन करेंगे ESWL, फेल होता है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो PCNL करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम में प्रीफर किया जाता है। RIRS एंड URS भी कर सकते हैं। स्टोन निकालने के बाद अपन करेंगे डिजेस्टेंड रख देंगे, so that the small fragment can travel down and also to prevent the fibrosis and stricture in the ureters. So that was all about the kidney stone. अब देखते हैं ureteric stone and bladder stone. Ureteric stone में देखते हैं,
सो यूरेटर स्टोन कैन बी पिक्ड इन एनसीसीटी या फिर एक्सरे केयूबे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है यूरेटर स्टोन के लिए फॉरेन बॉडी, इंजेस्टेड पील्स, कैल्सिफाइड 12th रिब, जीबी स्टोन। सो लैटरल व्यू पे देखेंगे तो जीबी स्टोन्स आर एंट्रली रिप्लेस्ड, वही यूरेटर स्टोन पोस्टेरियरली होते हैं। एंड ओनली 10% जीबी स्टोन्स आर रेडियोपेक, वही 90% रिनल स्टोन रेडियोपेक होते हैं। सो यूरेटर स्टोन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लेस देन 5 to 6 mm है तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। सिम्टोमेटिक या फिर मोर देन 5 to 6 mm साइज है तो फर्स्ट लाइन इज यूआरएस। अगर यूआरएस फेल होता है या फिर स्टोन इंपैक्टेड है तो यूरेट्रोलिथोटोमी करेंगे। तो इसमें ओपन कर देंगे यूरेटर को, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देंगे ऑन द यूरेटर टू अवॉइड द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अगर हॉरिजॉन्टल देंगे तो स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑब्जर्वेबल स्यूचर यूज करेंगे और नॉट को ल्यूमेन के बाहर रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, क्योंकि अगर नॉन ऑब्जर्वेबल स्यूचर यूज किया या फिर नॉट को अंदर रख दिया तो दैट विल एक्ट एज एन आइडस फॉर नेक्स्ट स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैडर स्टोन, इट कैन इंक्रीज इन द साइज। से वाला ब्लैडर स्टोन बड़ा वाला दो प्रकार के, प्राइमरी ब्लैडर स्टोन या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं जो फॉर्म होते हैं इन द ब्लैडर इन नॉन इन्फेक्टेड यूरिन। यूजुअली में चिल्ड्रन में दिखाई देते हैं। कंपोजिशन होता है मिक्स्ड यूरेट स्टोन होते हैं। सो दिस मिक्स्ड यूरेट स्टोन आर द मोस्ट कॉमन स्टोन इन द ब्लैडर। सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन होते हैं सेकेंडरी टू रिनल स्टोन, सेकेंडरी टू इन्फेक्टेड यूरिन, सेकेंडरी टू ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। कंपोजिशन होता है फॉस्फेट स्टोन्स। इनमें स्पेकुलेटेड मार्जिन हो सकती है, जैक स्टोन्स कहा जाता है। सो विच आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, पेन एंड हेमेचुरिया होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एनसीसीटी। ब्लैडर स्टोन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट लाइन होता है पर यूरेथ्रल सिस्टोलिथोटोमी, यानी यूरेथ्रा से जाएंगे, सैटर करेंगे स्टोन को, रिट्रीव करेंगे फ्रैगमेंट्स को। लेकिन जब पर यूरेथ्रल सिस्टोलिथोटोमी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होंगे पर यूरेथ्रल लिथोटोमी को? जब यूरेथ्रा से अपन जा ही नहीं सकते, यानी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रोस्कोप जा ही नहीं सकता। स्टोन ऑन अ ब्लैडर डायवर्टिकुले, फेल्ड पर यूरेथ्रल सिस्टोलिथोटोमी स्टोन। अब किडनी की नेक्स्ट कंडीशन है वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स यानी VUR, सीन इन 3 to 5% गर्ल्स एंड 1 to 2% बॉयज। 3 मंथ के एज के पहले मोर कॉमन होता है बॉयज में, 3 मंथ के बाद मोर कॉमन होता है गर्ल्स में। यूआर का मतलब होता है रिफ्लक्स हो रहा है, यानी सम अमाउंट ऑफ यूरिन गोज अप इन द यूरेटर। सो वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स के ग्रेड दिए गए हैं। इट इज असेस्ड बाय द IVU यानी MCU यानी मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ग्रेड 1 होता है रिफ्लक्स इनटू द नॉन डायलेटेड यूरेटर। सो दिस इज रिफ्लक्स इनटू नॉन डायलेटेड यूरेटर। ग्रेड 2 होता है रिफ्लक्स इनटू पेल्विस बट नो डिस्टेंशन। ग्रेड 3 में यहाँ पे डिस्टेंशन होना शुरू हो जाता है, माइल्ड डिस्टेंशन। ग्रेड 4 में ब्लंटिंग होंगी कैलेसिस की एंड टॉर्चस यूरेटर हो जाएगा। इसमें डायग्राम नहीं दी गई है, लेकिन ग्रेड 5 में होगा सिवियर डिस्टेंशन हो जाएगा ऑफ द यूरेटर अलॉन्ग विथ लॉस ऑफ द पेपिलरी इंप्रेशन। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स का। उसमें होगा पाइलोनेफ्राइटिस यानी यूरिन गोज अप इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट। सो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन जाएगा तो पेन, फीवर, रिकरेंट यूटीआई होगा। अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो रिनल स्कारिंग हो सकती है। सो जिसकी वजह से परमानेंट हैम्पर होगा फंक्शन ऑफ द किडनी। सो पेशेंट कैन देन डेवलप क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस विथ हाइपरटेंशन एज द कॉम्प्लिकेशन। सो ये ग्रेड 5 वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स है। सीवियर डिस्टेंशन होगा यूरेटर का विथ लॉस ऑफ द पेपिलरी इंप्रेशन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स का? ग्रेड 1 to 3 में एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देंगे। सो मेजोरिटी में सबसेट होगा विद द टाइम। ग्रेड 4 to 5 में एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देंगे विद द इंटरवेंशन क्या करेंगे? इंडोस्कोपिक मेथड है, स्टिंग एंड हीट मेथड। तो सबसे पहले स्टिंग मेथड, इसमें सब यूरेट्रिक टेफ्लॉन इंजेक्शन देंगे। अभी डिफ्लक्स इंजेक्शन यूज किया जाता है, यूरेटर के नीचे सब यूरेट्रिक डिफ्लक्स इंजेक्शन देंगे, टेफ्लॉन इंजेक्शन देंगे। हीट मेथड में हाइड्रो डिस्टेंशन इम्प्लांटेशन टेक्निक की जाती है। नेक्स्ट है ओपन सर्जिकल मेथड, जिसमें रिप्लांटेशन कर देंगे यूरेटर का बाय द लीड बेटर पोलिटानो टेक्निक सो दैट रिफ्लक्स डू नॉट ऑकर। सो इसलिए रिप्लांटेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं किडनी का रिनल ट्रॉमा। किडनी इंजरी होती है इन द रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी। रेट्रोपेरिटोनियम ट्रॉमा के होते हैं 3 जोन्स। जोन 1 जो बीच में होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द मेजर वेसल्स, सो इसलिए इट इज जोन ऑफ मैक्सिमम मोर्टेलिटी। यहाँ पे आवर्टा होता है, यहाँ पे IVC होता है, यहाँ पे पैंक्रियास भी होता है। जोन 2 देखेंगे साइड में होता है, इसमें किडनी आती है, रिनल वेसल्स आते हैं एंड यूरेटर आता है। जोन 3 में पेल्विक स्ट्रक्चर आते हैं एंड जोन 3 इंजर्स मोस्ट कॉमनली। सो जोन 3 वाले मेजोरिटीली ट्रीटेड किया जाते हैं बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। जोन 4 भी इन्वॉल्व किया जाता है ओल्डर क्लासिफिकेशन में, दैट मीन्स अबव द सुपीरियर मेजेंटिक वेसल, अभी नहीं यूज करते। एक एक्स्ट्रा चीज है नेक ट्रॉमा में देखे थे अपन ने, जोन 1 होता है मैक्सिमम मोर्टेलिटी का जोन, यहाँ पे भी जोन 1 होता है मैक्सिमम मोर्टेलिटी का जोन इन द रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी। तो जोन 2 में रिनल इंजरी होती है। अगर सस्पेक्टेड रिनल इंजरी है तो डिटरमाइन करेंगे वेदर पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है CCT, अनस्टेबल है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सिंगल शॉट यूरेट्रो इंट्रावीनस यूरोग्राम। फास्ट नहीं करते क्योंकि बाउल गैस होंगे तो दैट विल ऑब्स्क्यूर द रेट्रोपेरिटोनियम। अब ग्रेडिंग देखते हैं रिनल इंजरी की। ग्रेड 1 में देखेंगे सब कैप्सुलर हेमेटोमा होगा, इट इज सेम एज स्प्लीन। पैरेंकाइमल लैसरेशन नहीं होगा, प्लस और माइनस इमेच्योर हो सकता है। ग्रेड 2 में देखेंगे लैसरेशन होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज, तो दिस इज लैसरेशन विद द हेमेटोमा।
ग्रेड 3 में देखेंगे लैसरेशन मोर देन 1 सेंटीमीटर साइज, पैरेंकाइमल डेप्थ होंगी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ग्रेड 4 में देंगे लैसरेशन तो होगा इनटू द कलेक्टिंग सिस्टम, तो जिसकी वजह से यूरिनरी एक्स्ट्रावेजेशन प्रेजेंट होगा एंड वास्कुलर इंजरी प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे वास्कुलर इंजरी हो सकती है, रेनल आर्टरी एंड वेन इंजरी, लैसरेटेड इनटू कलेक्टिंग डक्ट, इसलिए यूरिनरी एक्स्ट्रावेजेशन होगा। ग्रेड 5 में देखेंगे तो लैसरेशन कंप्लीटली शैटर्ड किडनी होगी, किडनी पूरी तरह शैटर्ड हो जाएंगी। वास्कुलर में अवल्जन होगा ऑफ द रीनल हाइलम विच डिवास्कुलराइजेस द किडनी। तो ये सारे ग्रेड्स लगभग स्प्लीन के सिमिलर, स्प्लीन जैसे ही। मैनेजमेंट कैसे करेंगे रीनल इंजरी का? ग्रेड 1 to 3 है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, यूजुअली पेशेंट स्टेबल होता है। वही ग्रेड 4 में यूरिन एक्स्ट्रावेजेशन होता है जिसकी वजह से यूरिनोमा होगा, यानी कलेक्शन ऑफ यूरिन होगा। इट कैन बी स्टेरल और इट कैन बी इन्फेक्टेड। अगर स्टेरल है तो फीवर या फिर पेन नहीं होगा। तो स्टेरल यूरिनोमा में अपन डिजेस्टेंटिंग करेंगे, यानी लो रेजिस्टेंस चैनल बनाएंगे फॉर यूरिन टू कम डाउन। वही इन्फेक्टेड यूरिनोमा होगा या उसमें फीवर पेन होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे यूएसजी गाइडेड पिक्टल कैथेटर ड्रेनेज। ये तो था ग्रेड 4 में एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ यूरिन के लिए। ग्रेड 4 में वास्कुलर इंजरी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से रेट्रोपेरिनेल हेमाटोमा बनेगा जो एक्सपांड होगा, पल्सेटाइल हो सकता है। पेशेंट यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, तो इनमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सिंगल शॉट इंट्रावेनस यूरोग्राम। तो इसमें डाई पास करेंगे थ्रू द रीनल आर्टरी इनटू द किडनी और एक्सक्रीट होता है यूरेटर से। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ अपटेक इंडिकेट करता है रीनल आर्टरी का ट्रांसेक्शन या फिर एब्सेंस ऑफ किडनी। सो रीनल इंजरी में एक्सप्लोरेशन देखेंगे। एक्सप्लोर करने के पहले नॉलेज ऑफ द टाइप ऑफ इंजरी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रेट्रोपेरिटोमी इज अ टाइट फेशियल कंपार्टमेंट, तो इसलिए कोई भी हेमेटोमा होगा तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा विद इन द कंपार्टमेंट। अगर ब्लाइंड में ओपन कर देंगे अपन किसी भी रीजन को, दैट विल कॉज लॉस ऑफ द टेम्पोनेट इफेक्ट और उससे हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए पहले तो फिगर आउट करना है कि क्या है कॉज एंड देन एक्सप्लोर। वास्कुलर इंजरी का रिपेयर करेंगे वाया प्रोलिन सुचर्स। ग्रेड 5 में सैटर्ड किडनी होती है तो पार्शियल या टोटल नेफ्रेक्टोमी कर देंगे, निकाल देंगे किडनी। तो असेस करेंगे कॉन्ट्रालेटरल किडनी को बिफोर नेफ्रेक्टोमी, क्योंकि वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे रीनल इंजरी का, हिमेचुरी हो सकता है, ब्लड आएगा यूरिन में, यूरिनोमा बनेगा, एवी फिस्टुला बन सकता है, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू रीनल इन्फार्क्ट, मेटियोरिज्म, यानी 48 to 72 आवर्स आफ्टर रेट्रोपेरिनेटल हेमेटोमा पेशेंट कैन डेवलप कोलोनिक डिस्टेंशन ड्यू टू प्रेशर ओवर स्प्लैंटनिक नर्व्स, सो दैट इज मेटियोरिज्म। हाइपरटेंशन डेवलप होगा, दैट इज यूजुअली रेजिस्टेंट टू द मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज यूरेट्रिक इंजरी, मतलब यूरेटर को इंजरी की। सो प्री ऑपरेटिवली कोई भी सर्जरी हो तो अपन डिजेस्टेंट करते हैं। इट कैन बी इंसर्टेड प्री ऑपरेटिवली टू अवॉइड द इंजरी टू द यूरेटर while doing surgery for something else, क्योंकि यूरेट्रिक इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है दूसरी सर्जरीज में। पॉइंट्स ऑफ यूरेट्रिक इंजरी मतलब कहाँ हो सकती है? तो जब क्लैम्प करते हैं अपन गोनेडल वेसल्स को तब हो सकती है, जब यूरेट्रिक वेसल को क्लैम्प करते हैं तब हो सकती है, या फिर हिस्टेक्टोमी में अपन जब क्लैंपिंग करते हैं कार्डिनल लिगामेंट को तब हो सकती है। सो दिस इज यूट्राइन वेसल को जब लाइगेट कर रहे हैं तब हो सकती है, पेल्विक डिसेक्शन के तब हो सकती है, लाइगेशन ऑफ गोनेडल वेसल्स में हो सकती है, और डिसेक्शन ऑफ ब्लैडर एंड वजाइना में हो सकती है। सो यूरेट्रिक इंजरी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर यूरेट्रिक इंजरी आइडेंटिफाई हुई ड्यूरिंग द सर्जरी, अब पार्शियल टेयर है तो रिपेयर करेंगे विद द ऑब्जर्वेबल सुचर्स। कंप्लीट ट्रांजेक्शन है विदाउट द लॉस ऑफ सेगमेंट तो एनास्टोमोसिस कर देंगे, वो डिजेस्टेंट। लेकिन ट्रांजेक्शन है विद द लॉस ऑफ द सेगमेंट, ऐसा है तब अपन एक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपेंडिक्स टू ब्रिज द गैप, या फिर अपन कर सकते हैं बोआरी फ्लैप रिपेयर। बोआरी, बी स्टैंड फॉर बोआरी, बी स्टैंड फॉर ब्लैडर फ्लैप करेंगे, यूज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द लोअर एंड ऑफ द यूरेटर, दिस इज बोआरी फ्लैप रिपेयर। अपन कर सकते हैं सोआस हिच या फिर ट्रांस यूरेटरोस्टोमी, लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो इसमें अपन ये वाला यूरेटर कॉन्ट्रालेटरल यूरेटर के साथ एनास्टोमस कर देंगे। इट इज अवॉइडेड बिकॉज अगर प्रॉब्लम होगा एक किडनी में तो दैट बोथ द किडनीज विल गेट अफेक्टेड। लेकिन अगर यूरेट्रिक इंजरी हो गई है लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली अपन को पता चला तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? श्रंकन किडनी होगा, एन्यूरिया होगा, यूटीआई होगा और फिस्टुला होगा, दैट इज यूरेटरो वजाइनल फिस्टुला। मैनेजमेंट करेंगे जैसे कि अपन ने ऊपर वाला मैनेजमेंट किया तो वैसे करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, रीनल टीबी। रीनल टीबी ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वाया द हेमेटोजेनस रूट। रीनल टीबी में अर्लीस्ट लीजन होगा पेपिलरी अल्सर, अर्लीस्ट लीजन पेपिलरी अल्सर। ये अल्सर ट्रैक करेंगे आउटसाइड फॉर्मिंग द पेरिनेफ्रिक अब्सेस। बाद में अल्सर हील हो सकता है विद फाइब्रोसिस एंड कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है। जब मल्टीपल अल्सर जैसे सिमिलरली हील होंगे तो दैट विल फॉर्म द सूडो कैलकुलाई। So TB can destroy the calluses. So destroyed calluses will form the ghost calluses. It is also known as Mott-Ethan calluses. तो ये वाले जो अल्सर हो सकते हैं that can undergo caseous necrosis. That will be called as pus filled kidney या फिर पुट्टी किडनी। जब पुट्टी किडनी में कैल्सिफिकेशन होता है that is called as cement kidney. So these are non-functional kidneys. So पुट्टी किडनी and cement kidneys are the non-functional kidneys. Have to do carry out nephrectomy. अगर यूरेट्रो-पेल्विक जंक्शन इन्वॉल्व हुआ है तो that can cause केयर किंक, यानी किंकिंग होगा यूरेट्रो-पेल्विक जंक्शन का। अगर यूरेटर इन्वॉल्व हुआ है दैट कैन कॉज ब्लीडिंग, स्ट्रिक्चर्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ द यूरेटर। एट द एंट्री इनटू द ब्लैडर दैट कैन कॉज गोल फोल यूरेट्रिक ओरिफिस कॉजिंग वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लक्स एज इट रिमेन्स ओपन। सो गोल फॉर यूरेट्रिक ओरिफिस बना तो वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होगा क्योंकि ओपन रहा है। ब्लैडर में देखेंगे तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होगा पेनलेस
पेलनेस ऑफ द ब्लैडर मिकोजा, यानी पेल हो जाएगा ब्लैडर मिकोजा, अर्लिस्ट मैनिफेस्टेशन होगा. सो मल्टीपल अल्सर्स होंगे दैट विल हील विद द फाइब्रोसिस. ब्लैडर अल्सर्स हीलिंग विद द फाइब्रोसिस दैट विल कॉल थिम्बल ब्लैडर. दिस इज द ब्लैडर विद द रिड्यूस कैपेसिटी, थिम्बल ब्लैडर. तो आगे देखेंगे प्रोस्टेट बॉगी हो जाएगा, वाटरमेलन, प्रोस्टेट ऑन एमआरआई. बीडिंग हो जाएंगे वास्का, सेमिनल वेसिकल्स का, ट्यूबरकुलस, एपिडेमिया और कटिस हो जाएगा. शॉर्ट में फिर से देखिए कॉर्टिकल स्कैरिंग हो जाएगा, पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन, मॉर्टिटन कैलेसिस, हिकटअप यानी केयर स्किंग, यूरेटोपेल्विक जंक्शन, लीकेजेस मास, पुट्टी किडनी, बीडेड यूरेटर होगा, यूरेट्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा. थिम्बल ब्लैडर यानी थिकन ब्लैडर वॉल, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा. रिनल टीबी का क्लिनिकल फीचर क्या है? हिमेचुरी होगा, पेन होगा, मास होगा, वेट लॉस होगा. इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीटी यूरोग्राम. सीसीटी करेंगे, यूरोग्राम करेंगे. सीटी फाइंडिंग होगी पेरिनेफ्रिक एब्सेस, पुट्टी या फिर सीमेंट किडनी. सो दिस इज किडनी और उसके बाद में पेरिनेफ्रिक एब्सेस. दिस इज रिनल टीबी, इट इज सीमेंट किडनी. डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे बाय 3 मॉर्निंग सैंपल, सेडिमेंटेड फॉलोड बाय जेड स्टनिंग. मैनेजमेंट में एटीटी देंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे 4 to 6 वीक्स लेटर, क्योंकि अगर अपन एटीटी देंगे तो हीलिंग होगी, दैट विल इट ऑकर्स बाय फाइब्रोसिस. तो सर्जरी करेंगे आफ्टर फाइनल चेंजेस हुए हैं. अगर पेरिनेफ्रिक एब्सेस है तो ड्रेनेज करेंगे. पुट्टी के सीमेंट किडनी नॉन फंक्शनल होती है, नेफ्रेक्टोमी करेंगे. किंकिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर है तो डिजिस्टेंडिंग करेंगे. शॉर्टिंग ऑफ यूरेटर है तो बोवरी फ्लैप रिपेयर करना पड़ता है. गोल्फ ऑफ यूरेटर है तो इम्प्लांटेशन करेंगे यूरेटर का. टिम्बर ब्लैडर यानी थिकन ब्लैडर है तो ऑगमेंटेशन करेंगे, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी करेंगे यूजिंग इलियम, सो दैट विल ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर. नेक्स्ट कंडीशन है पाइलोनेफ्राइटिस, यानी इट इज इन्फेक्शन ऑफ द किडनी और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट. तो इन्फेक्शन कैसे होगा? हेमेटोजेनस और असेंडिंग इन्फेक्शन. इट इज सेकेंडरी टू यूटीआई वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स. फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल से चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी में होता है. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है ई कोलाई. क्लिनिकल फीचर कैसे होंगे? लॉइन प्रेम होगा, फीवर होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा. इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो WBC कैश दिखा देंगे. इमेजिंग CCT करेंगे तो कंफर्मेशन का हो जाएगा डायग्नोसिस का. डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द पायोनेफ्रोसिस यानी फर्स्ट फील किडनी. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इन्फेक्शन है तो IV एंटीबायोटिक्स देंगे. कुछ अलग अलग टाइप से पाइलोनेफ्राइटिस के, उसमें पहला है इम्फाइसमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, ई कोलाई की वजह से होता है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होगा, डायबिटीज मेलेटस में होगा. क्लिनिकल फीचर होंगे फीवर, पेन, गैस इन एंड अराउंड द किडनी ऑन इमेजिंग. सो ये वाला गैस अराउंड और इन द किडनी. इम्फाइसमेटस है इसलिए गैस है. वही इम्फाइसमेटस कोलेसिस्टेटिस आपने देखा, इट वाज ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम, ये होता है ई कोलाई की वजह से इम्फाइसमेटस पाइलोनेफ्राइटिस. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, ड्रेनेज करेंगे. अगर सब कुछ फेल हुआ तो नेफ्रेक्टोमी करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है किडनी. नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस है एंटोग्रानुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस. प्रोटीएस को से वजह से होता है, मोर देन ई कोलाई. मिडिल एज फीमेल में होता है, कॉमन इन डायबिटिक्स. क्लिनिकल फीचर है फ्लैंक पेन होगा, पायरेक्सिया होगा, एब्डोमिनल मास होगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है CCT, नॉन फंक्शनिंग किडनी कैलकुलाई दिखाई देंगे, दैट आर स्ट्रॉगन एंड स्ट्रोवाइड का. इट इज ड्यू टू प्रोटीएस. सो लो डेंसिटी मास दिखाई देगा, दिस इज लो डेंसिटी मास ऑन द CCT. तो प्रोटीज के इन्फेक्शन के बाद आपने देखा स्ट्रैगन और स्ट्रोवाइड स्टोन बनते हैं. मैनेजमेंट होगा सब कैप्सुलर नेफ्रेक्टोमी. नेक्स्ट कंडीशन है रिनल कार्बनकल, रिनल कॉर्टिकल एब्सेस. रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज, स्टेप और इसकी वजह से होता है कार्बनकल. मैनेजमेंट करते हैं ड्रेनेज. रिनल कॉर्टिको मेडुलरी एब्सेस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन, ई कोलाई होता है. कैन इवन फॉर्म पेरिनेफ्रिक एब्सेस. मैनेजमेंट होता है एंटीबायोटिक्स एंड ड्रेनेज. अब देखिए रिनल सिस्ट, रिनल ट्यूमर्स. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रिनल सिस्ट होता है CCT. सो मोस्ट ऑफ द रिनल ट्यूमर्स देखेंगे वो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होते हैं, वी डोंट यूजुअली बायोप्सी देम. सो ये बोस्नेक क्लासिफिकेशन है फॉर रिनल सिस्ट. तो क्लास 1 में होता है सिंपल बेनिंग सिस्ट, वर्कअप की कोई जरूरत नहीं है. मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी नील होता है, 0 होता है. क्लास 2 में होता है मिनिमली कॉम्प्लेक्स, तो इसमें भी वर्कअप नहीं चाहिए, परसेंटेज मैलिग्नेंट 0. दिस इज क्लास 2, इट इज मिनिमली कॉम्प्लेक्स. रहता है क्लास 2F, ये भी मिनिमली कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इसको फॉलोअप की जरूरत होती है. तो फॉलोअप कैसे करेंगे? रेगुलर CT या USG करेंगे तो 5% इसमें मैलिग्नेंट रिस्क होता है. फिर आता है क्लास 3 में इनडिटर्मिनेट होता है, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करनी पड़ती है, 50% रिस्क होता है मैलिग्नेंसी का. सो ये वाला क्लास 3 है. फिर आता है क्लास 4, ये होता है क्लियरली मैलिग्नेंट. वर्कअप में अपन करेंगे पार्शियल या टोटल नेफ्रेक्टोमी, 100% मैलिग्नेंट होता है. फिर अब देखते हैं बेनिंग ट्यूमर्स ऑफ द किडनी. उसमें पहला है एंजियोमायोलाइपोमा. इट इज ट्यूमर ऑफ एंजियो यानी ब्लड वेसल्स, मायो यानी मसल्स एंड लाइपोमा यानी फैट. इट अराइजेस फ्रॉम द पेरीवास्कुलर एपिथेलियल सेल्स. 5 to 6 डिकेड में होता है. स्पोरेडिक मोर देन फैमिलियल देखा जाता है इन द ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में और क्या क्या होता है? और होता है एडेनोमा सेबेशियम, एश्लिप मैक्यूल्स, शैग्रीन पैचेस, मेंटल रिटार्डेशन, सीजर्स. सो एंजियोमायोलाइपोमा के क्लिनिकल फीचर देखेंगे, यूजुअली असिम्प्टोमेटिक होता है, पेन हो सकता है, मैसिव रेट्रोपेरिटोनियल हेमोरेज हो सकता है. सो इट इज नोन एज वंडर रिच सिंड्रोम. लिंक्स-स्ट्राइड हो सकता है, पेन, फ्लैंक मास एंड हाइपोटेंशन, नो हिमेचुरिया. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है CCT, लो डेंसिटी फैट दिखाई देता है. सो ये लो डेंसिटी फैट दिखाया है ऑन द CCT. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? असिम्प्टोमेटिक होगा पेशेंट या फिर लेस देन 4 सेंटीमीटर का साइज होगा तो ऑब्जर्वेशन करेंगे. सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या फिर ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर देंगे. सो दिस इज नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी. अगर ब्लीडिंग है ट्यूमर में तो एंजियोइमोबिलाइजेशन करेंगे टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फॉलोड बाय पार्शियल नेफ्रेक्टोमी. फिर सेकंड बेनिंग ट्यूमर देखते हैं, ऑन्कोसाइटोमा. इट इज मोस्ट कॉमन बेनिंग ट्यूमर ऑफ द किडनी.
These cells are rich in the mitochondria. Sporadic ज़्यादा होता है familial से. Familial these are seen in the Bitt-Hogg-Dubé syndrome. क्रोमोसोम 70 इन्वॉल्व होता है. ऑन्कोसाइटोमास होते हैं, क्रोमोफोर आरसीसी होता है, फाइब्रोफॉलिकुलोमास होते हैं एंड ट्राइकोडिस्कोमास होते हैं. क्लिनिकल फीचर में असिम्प्टोमेटिक होगा या फिर प्रेजेंट कर सकता है विद द मास. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीसीटी. तो सीसीटी पे देखेंगे तो सेंट्रल स्ट्रेट स्कार दिखाई देगा. दिस स्कार इज आल्सो सीन इन द फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ द लिवर एंड इट इज आल्सो सीन इन द क्रोमोफोर आरसीसी. तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करेंगे इफ बॉसनेक 3 ग्रेड है तो. ऐसे क्यों कर सकते हैं? बिकॉज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑन्कोसाइटोमा एंड क्रोमोफोर आरसीसी. ये इंटरमीडिएट होता है क्लास 3 बॉसनेक क्लास 3, क्योंकि सीसीटी पे देखेंगे तो दोनों में भी सेंट्रल स्टेलस स्कार हो सकता है, इसलिए वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, इसलिए वी डू द पार्शियल नेफ्रेक्टोमी इनडिटरमिनेट क्लास रखते हैं. सो दिस इज ऑन्कोसाइटोमा स्लाइड रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया. फिर आता है इंपॉर्टेंट रीनल सेल कार्सिनोमा आरसीसी. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविस ट्यूमर, हाइपरनेफ्रोमा, इंटरनिस ट्यूमर. हाइपर इसलिए कहा गया इट इज मोस्टली सिचुएटेड इन द अपर पोल. इंटरनेस इसलिए क्या होगा? इट इज रिपोर्ट बाय द इंटरनल मेडिसिन पीपल. रिस्क फैक्टर क्या होता है आरसीसी के? डीएम होता है, हाइपरटेंशन होता है, टोबैको इंटेक, थोरोट्रास्ट एक्सपोजर. थोरोट्रास्ट एक्सपोजर कैन आल्सो कॉज द एससीसी. ये कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल होता है. इंक्रीज प्रोटीन इंटेक भी रिस्क फैक्टर है. सिंड्रोम जो एसोसिएटेड होते हैं विद द आरसीसी, तो मोस्ट कॉमन होता है वन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम. क्रोमोसोम 3 इन्वॉल्व होता है, क्लियर सेल आरसीसी होता है. सेकंड इज हेरिडिटरी पेपिलरी आरसीसी सिंड्रोम. This give rise to papillary RCC. Third is Bitt-Hogg-Dubé syndrome associated with the chromophobe RCC. तो RCC जो यूजुअली एसोसिएटेड होता है सिंड्रोम के साथ, दिस आर बायलैटरल एंड हैज अर्ली ऑनसेट. टाइप्स ऑफ RCC देखते हैं. क्लियर सेल RCC ये मोर कॉमन टाइप होता है. अराइज होता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिलीशन ऑफ द 3p एंड 6p एसोसिएटेड विद द वन हिप्पल लिंडाउन. फिर आता है पैपिलरी कार्सिनोमा. सीमेट म्यूटेशन होता है. इट इज एसोसिएटेड विद द हेरिडिटरी पैपिलरी आरसीसी सिंड्रोम. सो इसमें सामोमा बॉडीज दिखाई देते हैं. सामोमा बॉडीज आर एसोसिएटेड इन द पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा एंड सीरस स्टेडिनोमा ऑफ द ओवरी. These are the foci of the dystrophic classification. These are Samoma bodies. PCD में ज़्यादा होता है more than DCD. These are associated with the long term dialysis, micropapillary variant. Micropapillary RCC third type. It has the best prognosis. Cytokeratin positive होता है. Multiple chromosome loss होता है 1, 2, 6, 10, 13. Associated होता है with the Bitt-Hogg-Dubé syndrome on chromosome 17. Gross appearance में देखेंगे तो tan brown appearance होगा किडनी का. Histopathology के लिए देखेंगे तो plant like cells दिखाई देंगे, region like nucleus दिखाई देंगे. फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, बेलिनी टाइप ऑफ कैंसर. ये अराइज होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट. वर्स प्रोग्नोसिस होता है, डिलीशन ऑफ 1q होता है, मोनोजोमी ऑफ मल्टीपल क्रोमोसोम्स होता है. पांचवा है मेडुलरी आरसीसी. इट इज सीन इन द पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया, पुअर प्रोग्नोसिस होता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या है आरसीसी के? ट्रायड ऑफ हिमेचुरिया, पेन एंड मास होगा ओनली इन द 50%. मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है हिमेचुरिया. सेकेंडरी वेरिकोसिल होगा क्योंकि आरसीसी कैन स्प्रेड अलोंग द रीनल वेन टू द लेफ्ट साइड. Cannonball metastasis होगा टू द लंग. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस इन द आरसीसी इज लंग. कैननबॉल मेटास्टेसिस होगा. फिर आता है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, पीएनएस इन द आरसीसी. मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है इंक्रीज ईएसआर. हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड हो सकता है. पॉलीसाइथेमिया हो सकता है इरिथ्रोपोइटिन की वजह से. नॉन मेटास्टेटिक हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है कॉल्ड एज स्टॉफर सिंड्रोम. इट इज ड्यू टू इंक्रीज इंटरल्यूकिन 6. सो इसके वजह से होगा इंक्रीज बिलिरुबिन, एएलपी, लीवर एंजाइम्स. सर्जरी के बाद रिजोल्व होगा. नो लीवर मेट्स इन द स्कैन. कसिंग सिंड्रोम हो सकता है एसीटीएस रिलीज की वजह से. गैलेक्टोरिया हो सकता है. नॉन इंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं जैसे कि एमाइलोइडोसिस, एनीमिया, न्यूरोमायोपैथीज आल्सो नोन एज लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, वास्कुलोपैथी, कोएगुलोपैथी, प्रोस्टाग्लैंडिन एलिवेशन, PUNE, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आरसीसी में? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीसीटी. तो आपने देखा मोस्ट ऑफ द रीनल ट्यूमर्स आर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस. बायोप्सी नहीं कर सकते तो इट इज रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, नो नीड ऑफ बायोप्सी, यूज्ड फॉर स्टेजिंग. सो इंडिकेशन ऑफ बायोप्सी कब करेंगे? बायोप्सी अगर नॉन ऑपरेटिव ट्यूमर है या फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर है. तो ये वाला ट्यूमर दिख रहा है आरसीसी ऑन द सीसीटी. तो रीनल ट्यूमर्स के लिए रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस. सीटी एंजियोग्राम करेंगे. डेट विल टेल इन्वॉल्वमेंट अलॉन्ग द रीनल वेन है कि नहीं. मेटास्टेसिस के लिए नहीं कर सकते. मेटास्टेसिस के लिए नहीं करते बट फॉर द थ्रोम्बोस विच कैन बी यूजुअली रिमूव्ड, इसलिए सिटी एंजियोग्राम करते हैं. अगर रीनल इन्वॉल्व है तो उसमें से अपन थ्रोम्बस निकाल देंगे. मेटास्टेसिस का कोई लेना देना नहीं सिटी एंजियोग्राम से. फिर आते हैं स्टेजिंग ऑफ आरसीसी. T0 यानी एविडेंस नहीं है, T1 यानी लेस देन 7 सेंटीमीटर, T2 यानी मोर देन 7 सेंटीमीटर, T3 यानी तो उससे पहले T1 में लेस देन 7 में T1 यानी लेस देन 4, T1B यानी मोर देन 4 टू लेस देन 7, T2 यानी मोर देन 7, T2A में 7 टू लेस देन 10, T2B यानी मोर देन 10, T3 यानी एक्सटेंड इनटू मेजर वेन्स. T3A में होता है रीनल वेन का इन्वॉल्वमेंट, T3B में होता है इंफ्रा डायफ्रैग्मेटिक IVC का इन्वॉल्वमेंट, T3C में होता है सुप्रा डायफ्रैग्मेटिक इंफीरियर वेना कावा का इन्वॉल्वमेंट, T4 में होता है टीमोर इन्वर्ट करता है बियॉन्ड द जेरोटाफेशिया एंड और कॉन्टिजियस एक्सटेंशन इनटू द इप्सिलैटरल एड्रेनल ग्लैंड. इंजरी यानी नो लिम्फ नोड, N1 यानी
मेटास्टेसिस टू द रीजनल लिम्फ नोड, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स होते हैं। M0 नो डिस्टेंट मेट, DM1 डिस्टेंट मेट। ये तो TNM स्टेजिंग थी। फिर है रैप्सन स्टेजिंग, इट इज पैथोलॉजिकल स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम है नोन एज फ्यूरमैन ग्रेडिंग सिस्टम। मैनेजमेंट कैसे करेंगे RCC का? सर्जरी मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है। RCC कीमो एंड रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स होते हैं, कीमो एंड रेडियो रेजिस्टेंट, इसलिए सर्जरी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अपन कर सकते हैं पार्शियल नेफ्रोक्टोमी। कब करेंगे? पार्शियल नेफ्रोक्टोमी इज नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। इंडिकेशन होते हैं T1 ग्रेड यानी लेस देन 7 सेंटीमीटर वाला, ट्यूमर रेस्ट्रिक्टेड टू द पोल्स, बायलैटरल ट्यूमर होंगे क्योंकि अगर दोनों किडनी तो नहीं निकाल सकते इसलिए पार्शियल नेफ्रोक्टोमी करते हैं। या फिर हो सकते हैं RCC इन अ सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी, एक ही किडनी है उसमें RCC हो तो पार्शियल नेफ्रोक्टोमी करने करते हैं। रिलेटिव इंडिकेशन है RCC इन अ किडनी वेयर अदर किडनी अफेक्ट हुए बाय हाइड्रोनेफ्रोसिस और स्टोन्स। तो दूसरी सर्जरी है रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। रिमूव करेंगे किडनी विद द जेरोट ऑफ एशिया, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स, यूरेट्रिक रिमूवल टिल द पेल्विक ब्रिम प्लस और माइनस इप्सिलैटरल एड्रेनल ग्लैंड। तो ये निकालते हैं इन द T4 अपर पोल ट्यूमर्स। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स में डीबल्किंग सर्जरी करेंगे, mTOR इनहिबिटर्स देंगे जैसे कि सिरोलिमस, इवोरोलिमस, सुनिटिनिब, सोराफेनिब। दीज आर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। सोराफेनिब इज आल्सो गिवन इन द जीस्ट एंड SCC। इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिटर दे सकते हैं। क्रायो एब्लेशन कर सकते हैं रीनल ट्यूमर का। इट इज रैपिड फ्रीजिंग एंड ग्रेजुअली थॉविंग। टेम्परेचर होगा -20 डिग्रीज, कॉजेस लिटिल डैमेज टू द सेल्स। आइस बॉल रखेंगे 3 to 5 mm एब्लेटिव मार्जिन्स। T1 या RCC यानी लेस देन 4 सेंटीमीटर में ये किया जाता है क्रायो एब्लेशन। फिर सर्जरी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। मेटास्टेटिक ट्यूमर में कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है RCC में ट्यूमर ग्रेडिंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्यूमर है विल्म्स ट्यूमर। इट इज मोस्ट कॉमन पेडियाट्रिक रेनल मैलिग्नेंसी एंड इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी। मोस्ट कॉमन होता है न्यूरोब्लास्टोमा। 2 to 5 years ऑफ द एज में देखा देख सकता है। स्पोरेडिक फैमिली हो सकते हैं। तो फैमिलियल वाले होते हैं बायलैटरल ट्यूमर्स। फैमिलियर ट्यूमर्स आर एसोसिएटेड विद द बेकविथ वीडमैन सिंड्रोम। 11p15 जीन इन्वॉल्व होता है। माइक्रोग्लोसिया हो सकता है, इसमें मैक्रोग्लोसिया होता है, एम्फेलोसिल होता है, विल्म्स ट्यूमर एंड मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड एसोसिएशन इज डेनिश ड्राइस सिंड्रोम, क्रोमोसोम 11 का होता है। जेनेटो यूरिनरी मालफॉर्मेशन, विल्म्स ट्यूमर एंड नेफ्रोपैथी। फिर है वैगर सिंड्रोम, क्रोमोसोम 11 पे होता है। वैगर W इज विल्म्स ट्यूमर, A इज एनायरिडिया, G जेनेटो यूरिनरी मालफॉर्मेशंस एंड मेंटल रिटार्डेशन। क्लिनिकल फीचर क्या है विल्म्स ट्यूमर के? हिमेचुरिया होता है, एब्डोमिनल मास विच रियरली क्रॉसेस मिड लाइन। थ्रोम्बोटिक स्प्रेड हो सकता है अलोंग द रीनल वेन। मेटास्टेसिस हो सकता है टू द लंग्स। इन्वेस्टिगेशन चॉइस है ये विल्म्स ट्यूमर के CECT। पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन दिखा देगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है न्यूरोब्लास्टोमा जिसमें इंट्रा ट्यूमरल कैल्सिफिकेशन होगा। विल्स में होगा पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन, न्यूरोब्लास्टोमा होगा इंट्रा ट्यूमरल कैल्सिफिकेशन और ट्यूमर क्रॉस करता है मिड लाइन को। विल्स ट्यूमर का मैनेजमेंट बेस करता है ऑन द स्टेजिंग। स्टेज 1 होता है ट्यूमर लिमिट करता है किडनी को और कंप्लीटली एक्सरसाइज किया जाता है। स्टेज 2 में भी ट्यूमर एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द किडनी बट कंप्लीटली एक्सरसाइज। स्टेज 3 में ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक रेसिडुअल ट्यूमर रिमेन हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली। तो ये होता है इन द केस ऑफ इनऑपरेबल ट्यूमर, पॉजिटिव सर्जिकल मार्जिन्स, डिफ्यूज ट्यूमर स्पिलेज, रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ट्रांसेक्टेड ट्यूमरल थ्रोम्बोसिस। स्टेज 4 में हेमाटोजेनस मेट्स होते हैं लिवर, बोन या ब्रेन को। लिम्फ नोड मेट हो सकते हैं आउटसाइड एब्डोमेन। स्टेज 5 है बायलैटरल विल्म्स ट्यूमर। सर्जिकल प्रिंसिपल होता है सेम एज RCC लेकिन विल्म्स ट्यूमर कीमो सेंसिटिव होता है। डैक्टिनोमाइसिन, विनक्रिस्टिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हैं। रेडियो सेंसिटिव भी होता है। RCC कीमो एंड रेडियो रेजिस्टेंट होता है, विल्म्स वाला कीमो एंड रेडियो सेंसिटिव होता है। सो 2 अप्रोचेस है आप मैनेजमेंट के विल्म्स ट्यूमर के। उसमें पहला है नेशनल विल्म्स ट्यूमर स्टेजिंग ग्रुप। इन्होंने कहा है सर्जरी फॉलोड बाय कीमो प्लस और माइनस रेडियोथेरेपी। दूसरा अप्रोच है सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी कहा गया है फॉलोड बाय सर्जरी प्लस और माइनस रेडियोथेरेपी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर विल्म्स ट्यूमर में हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्यूमर। वही RCC में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर था ट्यूमर ग्रेडिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हिस्टोलॉजी ऑफ ट्यूमर है विल्म्स ट्यूमर में। सो हिस्टोलॉजी कैन बी एपिथेलियल एंड ब्लास्टोमियल कंपोनेंट। हायर द ब्लास्टोमियल कंपोनेंट वर्स द प्रोग्नोसिस। नाउ लेट अस से ब्लैडर एंड उसका रिलेटेड कुछ सर्जिकल कंडीशंस। पहले देखते हैं फॉलिस कैथेटर। इसकी साइज मेजर की जाती है इन द फ्रेंच कंस्टिट्यूट करता है द आउटर सर्कमफ्रेंस 2 pi r एंड नॉट द डायमीटर। 3-way फॉलिस यूज किया जाता है, उसमें बलून पार्ट होता है। दिस इज बलून पार्ट। दिस इज यूरिन ड्रेनेज फॉर यूरिन टू कम आउट। और इसमें एक दिखाने गया वो होता है इरिगेशन टू प्रिवेंट द क्लॉट रिटेंशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है कलर कोडिंग के होता है साइज। तो उसमें येलो होता है 10 फ्रेंच, व्हाइट 12, ग्रीन 14, ऑरेंज 16, रेड 18। अगर फॉलिस बलून स्टक हो जाए देन वी डू USG गाइडेड सुप्रापुबिक पंक्चर ऑफ द बलून। पेरिकैथेटर लीकेज हो सकता है तो उसके लिए अपन वी हैव टू एदर द इन्फ्लेट द बलून फर्दर या फिर वी हैव टू पुट इन अ लार्ज साइज फॉलिस। फॉलिस कैथेटर के टाइप है रबर वाला है, कैन बी केप्ट फॉर 7 days। सिलिकॉन वाला 30 to 35 डेज के लिए रखते हैं। सो लेस कॉलोनाइजेशन होता है ऑन द सिलिकॉन फॉलिस, तो इस वजह से लेस UTI के चांसेस होता है सिलिकॉन फॉलिस के साथ। नेक्स्ट ब्लैडर का कंडीशन ब्लैडर ट्रॉमा। सो दैट कैन लीड टू द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर या फिर इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर मोर कॉमन होता है। इट इज सेकेंडरी टू पेल्विक ट्रॉमा। इट कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंजरी एंड देयर इज ब्लड एट द टिप ऑफ द मियाटस
एंड देयर इज इनएबिलिटी टू पास द यूरिन। वही इंट्रापेरिटोनियल रप्चर ऑफ ट्रॉमा में, ये ब्लंट ट्रॉमा में होता है, पेरिटोनियल ट्रॉमा में होता है, टू द लोअर एब्डोमेन स्पेशली इन द फुल ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर फुल रहेगा तभी वो पेरिटोनियम के अंदर जाएगा, तभी वो रप्चर हो सकता है इन द इंट्रापेरिटोनियल पार्ट। क्लिनिकल फीचर होंगे सिंकोपल अटैक आएगा, पेरिटोनाइटिस होगा क्योंकि इंट्रापेरिटोनियल रप्चर है, पेन एब्डोमेन होगा क्योंकि यूरिन लीक्स इन द इंट्रापेरिटोनियल पेरिटोनियल कैविटी, इनएबिलिटी टू पास द यूरिन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होंगे ब्लैडर ट्रॉमा के लिए? सीटी यूरोग्राफी करेंगे, सीटी सिस्टोग्राम करेंगे। इट कैन बी डन ओनली इन द स्टेबल पेशेंट, तो अनस्टेबल पेशेंट में करेंगे सिस्टोग्राम। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फोलिस कैटेटर डालेंगे या फिर सुप्रापेपिक कैटेटर करेंगे फॉर 7 डेज। सुप्रापेपिक कैटेटर तब डालेंगे जब प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा की इंजरी होगी। इंट्रापेरिटोनियल रप्चर के मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पेरिटोनियम में रप्चर हुआ है अब ब्लैडर, तो यूरिन पेरिटोनियम में, तो लैप्रोटोमी करेंगे, रिपेयर करेंगे ब्लैडर को 2 लेयर्स में, प्लस फोलिस या फिर सुप्रापेपिक कैटेटर डालेंगे बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा इंजर्ड है कि नहीं। ब्लैडर की नेक्स्ट कंडीशन ब्लैडर डायवर्टिकुला, 2 प्रकार के, कंजेनिटल ब्लैडर डायवर्टिकुला या फिर पल्सन ब्लैडर डायवर्टिकुला। कंजेनिटल वाला मोस्टली सीन इन द मिड लाइन इन द रीजन ऑफ परसिस्टेंट यूरेकस, एंटेरो सुपीरियर डायरेक्शन में होता है क्योंकि यूरेकस कनेक्ट करता है अपर ब्लैडर के अपर पुल को विद द एम्बिलिकस, तो इसलिए एंटेरो सुपीरियर डायरेक्शन में होता है। पल्सन ब्लैडर डायवर्टिकुला आर secondary to increased bladder pressure. It is seen in BPH bladder outlet obstruction, so it is most commonly seen on the side of the ureteric orifice. लार्ज डायवर्टिकुला अगर होगा तो दैट कैन ब्लॉक द यूरेट्रिक ओरिफिस। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे ब्लैडर डायवर्टिकुला के? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ यूटिया होंगे, पेशेंट पासिस यूरिन, लेकिन जब पेशेंट अगेन पोस्चर चेंज करता है तो देन पेशेंट अगेन हैव अर्ज टू पास द यूरिन। तो ऐसा क्यों होता है? पोस्चर चेंज होता है तो डायवर्टिकुला में जो यूरिन था वो ब्लैडर में आ जाता है, तो फिर से अर्ज होता है पेशेंट को यूरिन पास करने के। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, रिकरेंट यूटिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कैंसर इन द डायवर्टिकुला, ये रेयरली होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? डायवर्टिकुलेक्टोमी कर देंगे, मैनेजमेंट डायवर्टिकुलेक्टोमी करते हैं इन द लार्ज एंड सिम्प्टोमेटिक डायवर्टिकुलम। सो ये ब्लैडर है और ये उसका डायवर्टिकुला है। नेक्स्ट कंडीशन है ब्लैडर कैंसर। जेनेटिक्स देखते हैं, NAT2 एंड GST-M1 जीन also known as म्यू जीन, these are implicated in the germline bladder cancers। तो 3 प्रकार के ब्लैडर कैंसर है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, रिस्क फैक्टर होता है 3 C's, साइक्लोफॉस्फेमाइड ये ड्रग है, केमिकल्स, एनिलिन डाइज, सिगरेट स्मोकिंग। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है इन द अफ्रीका, रिस्क फैक्टर्स होते हैं 2 यस है, ट्रिक है उसकी, स्मोकिंग एंड सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस देन लीड्स टू बिल्हार्जियासिस, और जो प्रीडिस्पोज करता है पेशेंट को कैंसर के लिए। एडेनोकार्सिनोमा हो सकता है, इट इज सीन इन द रीजन ऑफ परसिस्टेंट यूरेकस ट्राइगोन। ब्लैडर कैंसर के क्लिनिकल फीचर क्या है? पेनलेस होंगे, पेनलेस ग्रॉस इमेच्योरिया होगा। सेम पेनलेस ग्रॉस इमेच्योरिया कैन बी सीन ऑकर इन द BPH आल्सो, तो इसलिए अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, USG KUB कैन हेल्प टू नो ग्रोथ एंड क्लॉट्स इन द ब्लैडर एंड स्टेटस ऑफ द लिम्फ नोड्स। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करेंगे। यूरिन सिस्टोलॉजी हैज अ लो सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट द ब्लैडर कैंसर, तो इसका मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आया तो दैट डजंट रूल आउट कैंसर। तो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अपन सिस्टोस्कोपी करेंगे। सो ये सिस्टोस्कोपिक इमेज है, तो सिस्टोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी लेंगे। तो बायोप्सी एक्सजन द लीजन यूजिंग कॉटरी टिल द बेस इज रीच्ड, तो अपन कोल्ड का बायोप्सी करते हैं फ्रॉम द बेस टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द इन्वेजन। MRI यूज करेंगे फॉर स्टेजिंग एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स फ्लोरेटिंग। NMP22 इज द यूरिनरी मार्कर ऑफ ब्लैडर कैंसर, तो ये चेक किया जाता है फॉर द रिकरेंसेस। PT स्टेज करेंगे, पैथोलॉजिकल स्टेज करेंगे, क्योंकि अपन ने बायोप्सी ली थी उसके बेसिस पे अपन स्टेज करते हैं, तो P यूज करते हैं पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। TX यानी नॉट असेस्ड, T0 यानी नो एविडेंस, TA यानी नॉन इन्वेजिव पैपिलरी कार्सिनोमा, TIS इज कार्सिनोमा इन सिटू, T1 इज ट्यूमर इन्वर्ट सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू यानी लैमिना प्रोप्रिया, लेकिन अबव द मसल लेयर है। T2 देखेंगे, ट्यूमर इन्वर्ट करता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को, मतलब मसल लेयर को इन्वर्ट कर दिया। T3 में इन्वर्ट करता है पेरीवेसिकल टिश्यू को। T2 में ट्यूमर इन्वर्ट करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग: प्रोस्टेट, यूटेरस, वजाइना, पेल्विक वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल, यानी एडजेसेंट स्ट्रक्चर को। तो शॉर्ट में देखेंगे, T1 यानी मसल लेयर के ऊपर है, T2 में मसल लेयर को गया, T3 में पेरीवेसिकल टिश्यू में गया, T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर को गया। ट्यूमर की ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, G1 इज वेल डिफरेंशिएटेड, G2 इज मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, G3 इज पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। 8th एजेसिस की कुछ अपडेट है ब्लैडर कैंसर के लिए। डायवर्टिकुलर कैंसर के स्टेजिंग में T2 यूज नहीं किया जाएगा। प्रोस्टेटिक स्ट्रोमल इन्वेजन है जो ट्रांसम्यूरल है फ्रॉम द ब्लैडर, उसको ही T4 में कहेंगे। लेकिन अगर सब एपिथेलियल स्ट्रोमल इन्वेजन है यूरेथ्रल से जो हुआ है उसको स्टेज 2 कहेंगे। M1 में पेरीवेसिकल लिम्फ नोड ऐड किए गए, M1 में डिवाइड किया गया है, M1A में जिसमें नॉन रीजनल लिम्फ नोड इंक्लूड किया गया है, एंड M1B में जिसमें नॉन लिम्फ नोड डिस्टेंट मेटास्टेसिस इंक्लूड किया गया है। ब्लैडर कैंसर में फर्स्ट लिम्फ नोड जो ड्रेन करते हैं दीज आर ऑब्चुरेटेड लिम्फ नोड। ओरल कैविटी, कोलोरेक्टल रीजन एंड ब्लैडर कैंसर में देयर इज फील्ड कैंसराइजेशन, मतलब इंटायर एरिया इज प्रोन टू डेवलपिंग दिस कैंसर्स। सो इसकी वजह से मल्टीपल कैंसर्स कैन अराइज इन द सेम एरिया, दिस गिव्स TIS। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर। सो सिस्टोस्कोपी की अपन ने एंड बायोप्सी की, यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर किया, ट्यूमर किया। सो ये बायोप्सी दिस कैन बी डन बाय कॉटरी और END याग लेजर। तो पैथोलॉजिस्ट के पास अपन ने टिश्यू भेजा, तो T स्टेज उससे पता चला, तो उससे अगर सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है यानी अबव द मसल लेयर यानी PTA,
T1 एंड TIS। तो उसे कहा गया है सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर। अगर इन्वेड किया है डीप लेयर को उसे कहा गया एडवांस ब्लैडर कैंसर। सो PTA यानी इट इज़ नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कैंसर। तो इसमें अपन इधर ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर सिंगल साइकिल इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी देते हैं, माइटोमाइसिन सी, एट्रियामाइसिन एंड थायोपेटा। T1 में लैमिनार प्रोपेरिया इन्वॉल्व होता है, 6 साइकिल्स ऑफ वीकली इंट्रावेसिकल BCG देते हैं, माइकोबैक्टीरियम बोविस। इट एक्ट्स एज इम्यूनोथेरेपी। अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता BCG को तो इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी देते हैं। सो अपन पहले फोलिज डालेंगे तो उसमें BCG देंगे और फिर पेशेंट को चेंज करने को पोजीशन चेंज करने को बोलेंगे एवरी 15 मिनट्स, सो दैट BCG कोट करेंगे पूरे एरिया ऑफ द ब्लैडर को। अगर PTIS है तो 6 साइकिल ऑफ वीकली इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी देंगे। वही एडवांस ब्लैडर कैंसर है, इन्वेट कर रहा है डिप लेयर को। तो T2 है यानी मसल इन्वेजन है तो सर्जरी करेंगे, बाद में कीमो रेडियोथेरेपी देंगे। T3 T4 में तो पहले कीमो देंगे, अगर रिस्पांस अच्छा है तो सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी क्या देंगे तो यम वैक उसकी ट्रिक है, यम इज मेथोट्रेक्सेस, विनब्लास्टिन, एड्रियामाइसिन, सिस्प्लाटिन। तो ये वाले जो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है उसमें चेक सिस्टोस्कोपी करेंगे एवरी 3 मंथ्स। इन PT1 मल्टीपल ट्यूमर्स ग्रेड 3 एसोसिएटेड विद इन सिटू डिजीज, ऐसे केसेस में अपन रेडिकल सिस्टेक्टोमी करेंगे बिकॉज 40 to 50% प्रोग्रेस करके टू द इन्वेजिव कैंसर। तो सर्जरी क्या करेंगे ब्लैडर कैंसर में, एक तो कर सकते हैं पार्शियल सिस्टेक्टोमी या फिर रेडिकल सिस्टेक्टोमी। पार्शियल यानी स्मॉल ट्यूमर इन्वॉल्विंग डोम है तब करेंगे, नॉट इन्वॉल्विंग यूरेटरी ओरिफिस है तब करेंगे। रेडिकल सिस्टेक्टोमी कब करेंगे, जब इसमें अपन रिमूव करते हैं ब्लैडर को प्लस इलियाक एंड ऑब्चुलेटर लिम्फ नोड्स को। फीमेल्स में यूरेथ्रा एंड एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी की जाती है इन सम पेशेंट्स। मेल्स में प्रोस्टेट रिमूव किया जाता है। उसके बाद में फॉलोड बाय यूरिनरी डाइवर्जन। तो यूरिनरी डाइवर्जन 2 प्रकार के, नॉन कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। नॉन कॉन्टिनेंट में यूरेटरोसिग्मोइड एनास्टोमोसिस कर देंगे या फिर इलियल कंडक्ट कर देंगे, इट इज मोस्ट कॉमन नॉन कॉन्टिनेंट डाइवर्जन। या फिर कॉन्टिनेंट में अपन कर सकते हैं न्यू ब्लैडर क्रिएशन यूजिंग इलियम। कॉम्प्लिकेशंस क्या है यूरेटरोसिग्मोइड एनास्टोमोसिस के इन द नॉन कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ UTI। हाइपरक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है जो रिच होता है इन द पोटेशियम एंड HCO3-, सोयल लॉस हो जाता है तो हाइपोकैलेमिया होगा। तो बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। हाइपरक्लोरेमिया हो रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा क्लोराइड अब्जॉर्व हो रहा है इन द प्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट। Also 100 times higher risk of adenocarcinoma at the site of anastomosis होता है। सेकेंड है इलियल कंडिट, इट इज द मोस्ट कॉमन नॉन कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं नेक्रोसिस ऑफ द इलियोस्टोमी, तो इलियोस्टोमी है उसका नेक्रोसिस हो सकता है। स्ट्रक्चर एट द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस ऑफ द यूरेटर एंड द इलियम, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इलियल कंडिट। सो ये इलियम है ABC 3 पार्ट से, आइसोलेट करेंगे B को, एनास्टोमस कर देंगे A को C के साथ सो दैट द फिकल मैटर गोज फॉरवर्ड। उसके बाद में ये जो B है उसका एक पार्ट बाहर निकालेंगे एज ए इलियोस्टोमी और दूसरे एंड को क्लोज कर देंगे। तो बाद में यूरेटर को इसके साथ एनास्टोमस कर देंगे B सेगमेंट के साथ, सो दैट अभी यूरिन इसमें गिरता रहेंगे और बाहर जाता रहेगा। तो इलियोस्टोमी का नेक्रोसिस होता है या फिर स्ट्रक्चर बन सकते हैं द एनास्टोमोसिस ऑफ द यूरेटर एंड द इलियम। ब्लैडर कैंसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है डेप्थ ऑफ इन्वेजन यानी T स्टेज। फिर नेक्स्ट कंडीशन है हनर अल्सर एंड यूरिन रिटेंशन। हनर अल्सर देखते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहा जाता है, कॉमन होता है फीमेल्स में, क्लिनिकल फीचर होते हैं पेन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। स्टेथोस्कोपी करेंगे तो दैट शोज लीनियर अल्सर एट द फंडस। बायोप्सी ऑफ द अल्सर लेंगे तो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन कह देता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक डिस्टेंशन करेंगे या फिर डाइमिथिल सल्फोक्साइड देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है यूरिनरी रिटेंशन, एक्यूट हो सकता है क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट रिटेंशन में शॉर्ट हिस्ट्री होगी, पेन होगा, मे और मे नॉट हैव अ पल्पेबल ब्लैडर, KFT नॉर्मल होंगी, मैनेजमेंट करेंगे, फोलिज डालेंगे या फिर सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करेंगे। क्रोनिक रिटेंशन में ये होता है इन द BPH पेशेंट, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में पेनलेस होता है, पल्पेबल ब्लैडर होता है, बहुत ज़्यादा रिटेंशन होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, डीरेंज किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, मैनेजमेंट करेंगे, फोलिज डालेंगे, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करेंगे, ग्रेजुअल डिकम्प्रेशन करेंगे, अगर फास्ट किया तो हिमेचुरिया और ट्रिगर हो जाएगा, मॉनिटर करेंगे KFT को, मेंटेन करेंगे हाइड्रेशन को। नाउ लेट अस सी प्रोस्टेट एंड उसके रिलेटेड कुछ सर्जिकल कंडीशंस। पहले देखते हैं एनाटॉमी। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, उसके अराउंड होता है ट्रांजिशनल जोन, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है BPH में। ट्रांजिशनल जोन क्लोजली एसोसिएट होता है विद द यूरेथ्रा। सो BPH में जब ट्रांजिशनल जोन की साइज बढ़ जाती है तो इट कैन कंप्रेस द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कॉजिंग लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। तो ट्रांजिशनल जोन में शॉर्ट अनब्रांच ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फिर आता है ये वाला पेरिफेरल जोन, इसमें लॉन्ग ब्रांच्ड ग्लैंड्स होती है एंड पेरिफेरल जोन इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जोन इन द कैंसर। नेक्स्ट इज सेंट्रल जोन, इसमें शॉर्ट अनब्रांच ग्लैंड्स होती है एंड इट लाइज बिहाइंड द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसमें सेंट्रल, ट्रांजिशनल एंड मेजोरिटी ऑफ द पेरिफेरल जोन निकाला जाता है। तो सेंट्रल, ट्रांजिशनल एंड मेजोरिटी ऑफ द पेरिफेरल जोन निकाला जाता है, लिविंग बिहाइंड अ पोर्शन ऑफ पेरिफेरल जोन। सो हेंस द पेशेंट कैन स्टिल डेवलप प्रोस्टेटिक कैंसर इवन आफ्टर द टर्प फ्रॉम द रिमेनिंग पेरिफेरल जोन, क्योंकि पेरिफेरल जोन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन द कैंसर। सो BPH में ट्रांजिशनल जोन ग्रो करेगा, दैट विल कंप्रेस द सेंट्रल एंड पेरिफेरल जोन एंड दैट विल फॉर्म द फॉल्स कैप्सूल, क्योंकि उसके बाहर होता है ट्रू प्रोस्टेटिक कैप्सूल। सो बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू कैप्सूल प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस लोकेट होता है।
एंड दैट कैन ब्लीड ड्यूरिंग द सर्जरी। नर्व बंडल जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रिएक्शन लाइज पोस्टेरोलैटरल टू द कैप्सूल। सो पेशेंट में जब रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी होती है फॉर प्रोस्टेट कैंसर, दिस नर्व बंडल्स कैन गेट इंजर्ड, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अभी नर्व प्रिजर्विंग रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की जा रही है। सो दिस इज ब्लैडर नेक, दिस इज वेरिमोंटेनम एंड दिस इज डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इजैकुलेशन के वक्त ब्लैडर नेक क्लोज आती है, दैट प्रिवेंट्स इजैकुलेट फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द ब्लैडर। लेकिन जब TURP करते हैं ब्लैडर नेक कैन बी रेंडर्ड इनकॉम्पिटेंट, इसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है एंड इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग टर्प। सो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का प्रेजेंटेशन होगा नो सेमेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हाउएवर सेमन कम्स आउट लेटर इन द यूरिन। ऑल्सो ये वाला डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कैन गेट इंजर्ड ड्यूरिंग टर्प, जिससे इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए वेरिमोंटेनम, ये बल्ज होता है, इट इज टेकन एज द डिस्टल लिमिट ऑफ द टर्प। सो वेरिमोंटेनम इज अ बल्ज इन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, प्रोस्टेटिक स्टोन्स। इट कैन बी इंडोजिनस, एक्सोजिनस। इंडोजिनस लेस कॉमन होते हैं 20% केसेस में, फॉर्म इन द प्रोस्टेट इटसेल्फ। एक्सोजिनस मोर कॉमन 80% केसेस में, फ्रॉम किडनी और ब्लैडर से आते हैं। ये कंपोजिशन होता है प्रोस्टेटिक स्टोन्स का, कैल्शियम फॉस्फेट मोस्ट कॉमन होता है। स्टोन्स आर असिम्प्टोमेटिक, इंसिडेंटली डिटेक्टेड ड्यूरिंग द टर्प, तो इसलिए मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरा अमाइलेशिया, दिस आर द लैमिनेटेड बॉडीज, ये प्रोस्टेटिक टिश्यू में पाई जाती है एंड दिस आर थॉट टू बी प्रिकर्सर्स फॉर प्रोस्टेटिक स्टोन्स। नेक्स्ट सर्जिकल कंडीशन इज एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है इकोलाई, इट इज सेकेंडरी टू UTI। क्लिनिकल प्रेजेंट कैसे करेंगे? फीवर होगा, पेरिनियल पेन होगा, चिल्स एंड रिगर्स एंड डिस्यूरिया होगा। ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन टेंडर बॉगी प्रोस्टेट होगा, क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस है, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। नो प्रोस्टेटिक मसाज शुड बी डन, क्योंकि उसकी वजह से सेप्टिसेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। यूरिन कल्चर कैन बी डन, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें थ्रेड्स दिखाई देंगे यूरिन में। इन्फेक्शन है तो मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक प्रोस्टेटिक कैप्सूल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते इजीली, इसलिए ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देने पड़ते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स के लिए। वो तो हुआ क्रोनिक, अब देखते हैं, वो तो हुआ एक्यूट, अब देखते हैं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। कॉजेस आर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। अगर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया तब क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर है प्रोस्टेटोडाइनिया यानी डल, पेरिनियल और पेल्विक पेन, डिस्यूरिया। डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के लिए 3 ट्यूब टेस्ट करते हैं, also known as standard Mears and Stamets test. So first wider urine 10 ml लिया जाता है एक ट्यूब में and this urine comes from the urethra. उसके बाद में मिड स्ट्रीम सैंपल is taken from the bladder in the second test tube. उसके बाद में प्रोस्टेटिक मसाज किए जाते हैं, that will give rise to prosthetic secretion and threads. तो फर्स्ट वाइड सैंपल पोस्ट मसाज लिया जाता है। दिस थ्रेड्स कैन बी सेंड फॉर कल्चर फॉर डायग्नोसिस। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस ये भी इन्फेक्शन है तो मैनेजमेंट में करेंगे एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ट्राइमेटोप्रिम फ्रॉम 4 to 6 वीक्स। अगर ये इन्फेक्शन है क्लैमिडिया का तो डॉक्सीसाइक्लिन यूज करेंगे, अगर ट्राइकोमोनास का है तो मेट्रोनिडाजोल यूज करेंगे। वर्कअप कैसे करेंगे ऑफ अ पेशेंट विद प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स? पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड दिस लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कैन बी 2 टाइप्स। पहला हो सकता है स्टोरेज यानी इरिटेटिव सिम्टम्स, दूसरा होता है वाइडिंग यानी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। पहला तो स्टोरेज एंड इरिटेटिव सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली सीन इन द न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी, ये अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है BPH में। नॉक्चुरिया होगा, अर्जेंसी होगी यानी सडन अर्ज होगा टू पास द यूरिन। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा यानी बिफोर रीचिंग टॉयलेट पेशेंट पासेस यूरिन। नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस होगा, इन्यूरेसिस होगा। सेकंड टाइप के सिम्टम्स है वाइडिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, मोर कॉमनली सीन इन द पेशेंट विद ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। हेजिटेंसी होनी मतलब पेशेंट हैज टू वेट बिफोर यूरिन हैज टू कम आउट। पुअर फ्लो होगा यानी नैरो स्ट्रीम ऑफ यूरिन होगा, इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगी। पोस्ट वाइड ड्रिपिंग यानी होंगी एंड दिस पोस्ट वाइड ड्रिपिंग डज नॉट रिजॉल्व फॉलोइंग TURP। सेंसेशन होगा पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग, एपिसोड्स ऑफ नियर रिटेंशन होंगे। So post-micturial LUTS includes incomplete emptying and post-wide dribbling. Acute retention of urine में अब we put the Foley's catheter और suprapubic catheter करते हैं। अब देखते हैं chronic retention of urine means chronically more than 250 cc of residual urine is present. ये इंक्रीज करता है टेंशन ऑन द ब्लैडर वॉल, दैट इज वाई नोन एज हाई प्रेशर यूरिनरी रिटेंशन। ब्लड प्रेशर चेंजेस होंगे किडनी में, दैट विल कॉज द बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल इंपेयरमेंट होंगी। क्लिनिकल फीचर होंगे इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब यूरिन ड्रिबल आउट करेंगे लेकिन इंटायर अमाउंट ड्रिबल आउट करेंगे। पाल्पेबल ब्लैडर होगा, नो पेन क्योंकि पेशेंट इज यूज टू इनलार्ज ब्लैडर। अब मैनेजमेंट में देखेंगे अर्जेंट कैथेटराइजेशन करना पड़ता है क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन में। मॉनिटर करेंगे KFT को एज दिस पेशेंट कैन डेवलप इंक्रीज ब्लड यूरिया। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा अगर रैपिड डिकम्प्रेशन करेंगे इन क्रोनिक रिटेंशन कैन कॉज हिमैचुरिया, इसलिए अपन इंटरमीडिएट क्लैंपिंग करते हैं फुलिस की। अब पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस करेंगे दैट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, सो दैट इज आई गिव एडुकेट फ्लूइड्स आफ्टर कैथेटराइजेशन। प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट का वर्कअप कैसे करेंगे? पहले तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर BPH है तो फर्म रबरी प्रोस्टेट लगेगा, म्यूकोजा और प्रोस्टेट इज मोबाइल। वही कैंसर में हार्ड नोडुलर प्रोस्टेट लगेगा एंड म्यूकोजा इज फिक्स्ड। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन ग्लूकोज, इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट डू यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तीसरा इज USG KUB किडनी यूरिन ब्लैडर यूरेटर। प्रोस्टेटिक वॉल्यूम, रेसिडुअल यूरिन एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड लिम्फ नोड स्टेटस पता करेंगे इससे। चौथा इज सेरम प्रोस्टेट PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सो PSA होता है ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट दैट कैन मेजर्ड बी इन द ब्लड।
लेकिन ये याद रखने की चीज़ है, एज इंक्रीजेस, एज एज इंक्रीजेस सीरम PSA नॉर्मल वैल्यू इंक्रीजेस। सो इन 50 to 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड पेशेंट वैल्यू अगर 0 to 3 नैनोग्राम पर ml है तो कंडीशन हो सकती है नॉर्मल, सीन इन BPH एंड प्रोस्टेटाइटिस। ट्रीटमेंट क्या होगा? स्टार्ट BPH ट्रीटमेंट इफ सस्पेक्टिंग BPH विदाउट बायोप्सी। लेकिन वही अगर 3 to 4 से ज़्यादा है वैल्यू तो BPH, कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो ट्रस्ट गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी की जाती है। इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डिफरेंशिएट बिटवीन BPH एंड कैंसर। प्रोस्टेटाइटिस के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं, रिपीट करेंगे PSA 6 वीक्स लेटर। अगर ट्रूली प्रोस्टेटाइटिस है तो लेवल नॉर्मल हो जाएंगे। तो ट्रस्ट गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था डिफरेंशिएट करने BPH एंड कैंसर में। तो ट्रस्ट गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी में देखेंगे एटलीस्ट 12 कोर्स लिए जाते हैं। कोर्स आर टेकन फ्रॉम द बेस, मिड पार्ट, अपेक्स, मिडियली एंड लेटरली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड। सो ट्रस्ट में अपन अल्ट्रासाउंड प्रोब रखते हैं रेक्टम में एंड देन वी टारगेट द प्रोस्टेट। से वाला अल्ट्रासाउंड प्रोब रखा रेक्टम में और फिर टारगेट करेंगे प्रोस्टेट को। कॉम्प्लिकेशन क्या है ट्रस्ट गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी का? हेमेचुरिया हो सकता है, हेमेटोस्पर्मिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। सो ट्रांसरेक्टल बायोप्सी ले सकते हैं अपन, एक तो ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी। ट्रांसपेरिनियल वाली इज गुड फॉर एंटीरियर जोन, डन इन रेस्ट PSA एंड नेगेटिव ट्रस्ट बायोप्सी। जनरल एनेस्थीसिया लगता है और लेस रिस्क होता है इन्फेक्शन का। वही ट्रांसरेक्टल बायोप्सी में पोस्टीरियर लोब के लिए अच्छा होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ट्रांसरेक्टल बायोप्सी। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है क्योंकि रेक्टम से कर रहे हैं अपन। आप कुछ जान लेते हैं PSA के बारे में। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। Free PSA is more sensitive, so reduction in percentage of free PSA is indicative of cancer. PSA velocity मतलब change in PSA value with time, अगर more than 0.75 mg per ml per year is suggestive of cancer। एक होता है BPSA यानी निक्ट, IPSA यानी इंटैक्ट, ये रेज्ड होते हैं इन द बेनाइन कंडीशन। वही प्रो PSA इट इज रेज्ड इन द कैंसर। फिफ्थ वर्कअप इज यूरोफ्लोमेट्री एंड ब्लैडर प्रेशर। यूरोफ्लोमेट्री यानी मेजर करेंगे यूरिन फ्लो रेट को। एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं यूरिन का ओनली इफ मोर देन 100 cc ऑफ यूरिन इज वाइडेड। यूरिन फ्लो रेट देख लो लेस देन 10 ml per second है, दैट सजेस्टिव ऑफ द ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। 10 to 15 इज इक्विवोकल एंड मोर देन 15 इज नॉर्मल। वही ब्लैडर प्रेशर मोर देन 80 cm of H2 इज हाई, 60 to 80 इज इक्विवोकल एंड लेस देन 60 इज नॉर्मल ब्लैडर प्रेशर। So uroflowmetry and bladder pressure can be used to differentiate between bladder outlet obstruction and neurogenic bladder. Bladder outlet obstruction या BPH में increase bladder pressure होगा, decrease flow rate होगा। वही neurogenic bladder में very low bladder pressure होगा and decrease flow rate होगा। नेक्स्ट है मैरियन्स डिसीज या प्रोस्टेटिज्म सैंस प्रोस्टेट। ये इट हैपन्स ड्यू टू हाइपोट्रोफी ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर। ये यंग पेशेंट में दिखाई देता है विद द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बट प्रोस्टेट इज नॉर्मल। अब देखते हैं BPH बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यूजुअली स्टार्ट होता है इन द 5th decade ऑफ लाइफ। दो कंपोनेंट होते हैं, स्टैटिक कंपोनेंट एंड डायनामिक। स्टैटिक कंपोनेंट इज मेडिएटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का 5-alpha रिडक्टेज होता है, एंजाइम से DHT बनता है, दैट विल कॉज द स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया। डायनामिक कंपोनेंट इज मेडिएटेड बाय द अल्फा 1A रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट जो इंक्रीज करता है स्मूथ मसल टोन को। सो BPH में देखेंगे ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट, ये BPH वाला इनलार्ज प्रोस्टेट। तो इसमें यूरेथ्रल ल्यूमेन नैरो रिड्यूस हो जाता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा लेंथन हो जाता है, एक्सैगरेटेड पोस्टीरियर कर्व ऑफ द यूरेथ्रा होता है। सो इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैथेटराइज द पेशेंट। कर्व्ड कैथेटर की जरूरत होती है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंक्रीज होता है प्रेशर इन द ब्लैडर, दिस लीड टू ब्लैडर मसल हाइपरट्रोफी, डायवर्टिकुले एंड ट्रैबेकुलेशंस। एंड ऑल्सो ये जो इंक्रीज प्रेशर है दैट कैन बी प्रोजेक्टेड टू द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट कॉजिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस। BPH के क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। अब इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिस्टम स्कोर देखते हैं, IPSS इन BPH पेशेंट। अगर 0 to 7 है दैट मीन्स माइल्ड, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। 8 to 19 है दैट मीन्स मॉडरेट, मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है। 20-35 आ गया तो सेवियर डिसीज है, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत है। तब देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या है BPH में। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा 1A ब्लॉकर्स एंड 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अल्फा 1A ब्लॉकर्स टैमसुलोसिन एंड अल्फाजोसिन, ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल टोन को। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, डेज में एक्ट करता है, एक्ट ऑन अ डायनेमिक कंपोनेंट। साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, जैसे कि पोस्टुरल हाइपोटेंशन, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन हो सकता है। 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, येलो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वीक्स टू मंथ, मोर सस्टेंड एक्शन होता है, एक्ट्स ऑन स्टैटिक कंपोनेंट, 50% रिडक्शन करता है इन PSA वैल्यूज, 20-30% रिडक्शन इन द वॉल्यूम करता है ओवर 6 months। So that is why PSA levels in a patient with 5-alpha reductase inhibitor should be assessed properly क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं PSA वैल्यू को। बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट है कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, इंडिकेशंस क्या है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन है, एक्यूट या क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन है, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ UTI, 1 episode ऑफ ग्रॉस इमेचुरिया है, ब्लैडर डायवर्टिकुलर स्टोन्स है, फ्लो रेट लेस देन 10 ml per second है एंड प्रेशर इज मोर देन 80 cm ऑफ वाटर है। तो सर्जरी कौन से करेंगे? मोस्ट कॉमन सर्जरी स्टर्प यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। So it gives more than 75% improvement in the IPSS. So ये इंक्रीज करता है फ्लो रेट बाय 9 to 18 ml per second। लेकिन इसमें ब्लैडर नेक इज रेंडर्ड इनकॉम्पिटेंट, इसके वजह से हायर रेट ऑफ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होते हैं।
Irrigating fluids like 5% dextrose, hypotonic, distilled water, hypotonic, isotonic glycine, most common 1.5%, normal saline can be used. So जब hypotonic fluids use करेंगे, these are associated with the increased incidence of TURP syndrome. Normal saline is only used if bipolar cautery is done. It is called as BTURP because in unipolar it doesn't conduct current properly. So ये देख सकते हैं endoscopic view of the prostate urethra before and after laser TURP. So this is pre-op, this is immediate post-op, this is 3 month post-op. सो ये ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है, दिस इज वेरुमेंटनम और उसके डिस्टली होता है स्फिंक्टर्स. कॉम्प्लिकेशंस क्या है टर्प, उससे पहले देखेंगे टर्प कैसे किया जाता है. वी गो थ्रू द यूरेथ्रा एंड कट करते हैं चिप्स ऑफ द प्रोस्टेट. वेरुमेंटनम इज द डिस्टल लिमिट ऑफ आवर रिसेक्शन बिकॉज उसके डिस्टल में होते हैं स्फिंक्टर्स. अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या है. पहला हेमरेज, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द सर्जरी. सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी इज हेमरेज. इट इज बिकॉज ऑफ 2 आर्टरीज. तो पहला है बेडेनॉक आर्टरीज, ये होती है एट द 5 o'clock एंड 7 o'clock पोजिशन. दिस इज मोस्ट कॉमन वेसल टू ब्लीड ड्यूरिंग द टर्प. And these are the larger arteries arising from the inferior vesical artery. फिर होती है flock arteries. These are smaller arteries at the 10 o'clock position. ये होती है branches of the inferior vesical artery. Second complication is clot retention. ये हो सकता है by that blocks the Foley's catheter. This can be prevented by the 3-way Foley's. So उससे continuous irrigation करेंगे so that clot doesn't form. So irrigation bag है, continuous irrigation करेंगे. So Foley's catheter is removed after 3 to 4 post-op day. Third complication है TURP syndrome. डायल्यूशनल हाइपोनाट्रीमिया या वाटर इंटॉक्सिकेशन. सो जैसे सर्जरी प्रोसीड करेंगे वाटर यानी हाइपोटोनिक विल मूव फ्रॉम द यूरेथ्रा इनटू द ब्लड वेसल जो आइसोटोनिक होते हैं 20 ml पर मिनट की स्पीड से. अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन सर्जरी का होता है 50 minutes. सो अप्रोक्सीमेटली 1 liter कैन मूव इनटू द वास्कुलर कंपार्टमेंट एट अ आइडियल हाइट ऑफ इरिगेशन फ्लूइड 60 cm. अगर हाइट बढ़ा दी तो 70 cm कर दी तो मोर फ्लूइड विल शिफ्ट. सो यूरेथ्रा है, उसमें डिस्टल वाटर है, हाइपोटोनिक तो ब्लड वेसल में जाएंगे ब्लड में आइसोटोनिक बनने के लिए. तो मान लो अगर बिफोर सर्जरी वैल्यू ऑफ सोडियम x है, ब्लड वॉल्यूम y है, तो आफ्टर सर्जरी सोडियम की वैल्यू तो अनचेंज रहेंगी, x रहेंगी, वही ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएंगी. दैट विल लीड टू डायल्यूशनल हाइपोनाट्रीमिया. डायल्यूशनल हाइपोनाट्रीमिया का क्लिनिकल फीचर्स होते हैं फ्यू आवर्स आफ्टर सर्जरी, अल्टर सेंसोरियम होगा, हेडेक होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा. मैनेजमेंट कैसे करेंगे. इफ सोडियम इज लेस देन 120 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर देन इट इज सेवियर हाइपोनाट्रीमिया. तो उसमें 3% हाइपोटोनिक सलाइन इन्फ्यूजन देंगे ग्रेजुअली, नॉट मोर देन 8 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर पर डे. करेक्शन शुड बी डन. रैपिड करेक्शन किया तो दैट विल कॉज द सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनोसिस एंड माइलिनोलाइसिस. अगर सोडियम 120 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे. आइसोटोनिक ग्लाइसिन की वजह से एंड फास्टर सर्जरीज की वजह से टर्प सिंड्रोम का इंसिडेंस कम हो चुका है. चौथा कॉम्प्लिकेशन है ग्लाइसिन टॉक्सिसिटी. अगर मोर देन 500 cc ऑफ ग्लाइसिन ऑब्जर्व हुआ दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एमआई. सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सर्जरी द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. तो पांचवा है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग टर्फ है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन. इंसिडेंस होता है 60 to 75%. 6th इज इनकॉन्टिनेंस इफ यू गो बियॉन्ड द वेरुमेंटनम. 7th इज यूरेथ्रा स्ट्रक्चर. मोस्ट कॉमन साइट होता है ब्लैडर नेक. यूजेस ऑफ लार्ज रिसेक्टोस्कोप मियाटर स्टेनोसिस कर सकता है. 8 इज रीऑपरेशन. इंसिडेंस इज 5 to 15%. तो ये तो हुआ टर्प के बारे में. अदर सर्जरीज है जैसे कि हॉलेप, होल्मियम लेजर, इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट. ये हेमोस्टैटिक प्रोसीजर है. फास्टर सर्जरी कैन बी डन एंड डज नॉट पेनिट्रेट डिप. नेक्स्ट सर्जरी इज टुलिप, ट्रांसयूरेट्रल लेजर इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट. अदर सर्जरी जो अभी नहीं की जाती उसमें रेक्टोप्यूबिक अप्रोच इज नोन एज मिलियंस अप्रोच. लेजर मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं होलियम गैग लेजर. बेस्ट इज KTPA ग्रीन लाइट लेजर. 532 नैनोमीटर का होता है, हेमोस्टैटिक होता है, यूज्ड इन द पेशेंट हु आर ऑन एंटीकोएगुलेंट एंड फास्टर सर्जरी होती है. अब देखते हैं पायरेट स्कोर. इट टेल्स हाउ सस्पिशियस द प्रोस्टेटिक लेजन इज. पायरेट्स में आता है 1 मतलब वेरी लो सस्पिशन. सो कैंसर इज हाईली अनलाइकली. पायरेट्स 2 होता है लो, 3 होता है इंटरमीडिएट, 4 होता है हाई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कैंसर लाइकली होता है, 5 होता है वेरी हाई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कैंसर हाईली लाइकली होता है. इट इज यूजुअली रिपोर्टेड ऑन एन MRI. सो ये था प्रोस्टेटिक कैंसर के पायरेट स्कोरिंग. सो ये प्रोस्टेट कैंसर है. रिस्क फैक्टर होते हैं इंक्रीजिंग एज 90% चांसेस इफ यू आर 90 years old. इंक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन. अफ्रीकन अमेरिकन, BRCA2 मोर देन BRCA1. ओबेसिटी. मोस्ट कॉमन जीन होता है GST P1 जीन म्यूटेशन. वही ब्लैडर कैंसर के लिए आपने देखा NAT2 एंड GST M1 म्यूटेशन होता है, यहाँ पे GST P1 म्यूटेशन होता है. सो स्क्रीनिंग करेंगे एनुअली फ्रॉम 50 years ऑफ एज बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, PSA और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेस्ट होता है. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ट्रस्ट गाइडेड ट्रूकट बायोप्सी. मल्टी पैरामीट्रिक प्रोस्टेटिक MRI करते हैं. ये बताता है लोकल स्टेज के बारे में, T, लिम्फ नोड स्टेटस, इवैल्यूएशन ऑफ रिकरेंस एंड फॉलो अप. स्प्रेड कैसे होता है. लोकली होता है टू द सेमिनल वेसिकल एंड रेक्टम. लिम्फेटिक स्प्रेड होता है फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व इज ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड. डिस्टेंट होता है मोस्ट कॉमनली होता है टू द बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम बिकॉज ऑफ द बैट्सन प्लेक्सस ऑफ वाल्वलेफ जोन्स. मोस्ट कॉमन होता है टू द लंबर वर्टिब्रा. टाइप्स होता है ऑस्टोब्लास्टिक मोर देन ऑस्टोलाइटिक. ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ऑस्टोलाइटिक. अब देखते हैं बोन स्कैन. ये बताता है बोनी मेट्स प्रेजेंट है या नहीं. इट इज डन इफ PSA इज मोर देन 10 NG/ml. अगर क्लियरेंस स्कोर मोर देन और इक्वल टू 7 है, या फिर अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है यानी कंप्लेन कर रहा है बोन के बारे में. दिस इज बोन स्कैन. मेटास्टेसिस होता है बोन पे, दैट विल बी सीन एज अ ब्लैकिश स्पॉट्स, ब्लैकिश डिपॉजिट्स ऑन बोन. प्रोस्टेट कैंसर जो होता है इट इज हेट्रोजेनियस एडेनोकार्सिनोमा. मीन्स डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड फॉर्मेशन होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर. सो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग ग्लैंड टाइप एंड द सेकंड मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग ग्लैंड टाइप इज स्कोर्ड. सो ईच ग्लैंड टाइप को अपन स्कोर देते हैं 1 to 5 के बीच में.
1 is well differentiated and 5 is poorly differentiated. So minimum Gleason score is 2 and maximum is 10. हायर द स्कोर पोर द प्रोग्नोसिस. तो ग्लीसन स्कोरिंग की गई है, उसके अनुसार रिस्क ग्रुप्स है. लो रिस्क ग्रुप यानी ग्रेड ग्रुप 1 लेस देन और इक्वल टू 6 स्कोर आया ग्लीसन स्कोर. इंटरमीडिएट फेवरेबल में ग्लीसन स्कोर 7 आता है 3+4. इसका मतलब मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग लैंड टाइप इज 3 इन फेवरेबल एंड 4 इज इन अनफेवरेबल. यानी इंटरमीडिएट अनफेवरेबल में ग्रेड ग्रुप आता है 7, 4+3 यानी 4 होता है. सो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग लैंड ग्रुप यहाँ पे 3 है उसका स्कोर, या यहाँ पे 4 है अनफेवरेबल में. फिर आता है हाई, इसमें आता है ग्रेड ग्रुप 8 हाई, और एक है ग्रेड ग्रुप 5 इसमें आता है. तो इसमें आता है ग्रेड ग्रुप 9 to 11. ये तो था ग्लीसन स्कोरिंग. अब TNF स्टेजिंग. एक से यानी अभी असेस नहीं कर सकते, 0 यानी नो एविडेंस. T1 यानी क्लिनिकली ट्यूमर नेदर पाल्पेबल नॉर विजिबल विथ इमेजिंग. सो T1 ये पे इज एन इंसिडेंटल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन 5% और लेस ऑफ द टिश्यू रिसेक्टेड. T1B में इट इज इंसिडेंटल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन मोर देन 5% ऑफ द टिश्यू रिसेक्टेड. T1C में ट्यूमर आइडेंटिफाइड विथ नीडल बायोप्सी वो की जाती है बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड PSA लेवल्स. T2 देखते हैं, ट्यूमर कन्फाइंड होता है विद द प्रोस्टेट. T2A में 1/2 ऑफ 1 लोब होता है. T2B में मोर देन 1/2 ऑफ 1 लोब होता है एंड नॉट ऑन बोथ द साइड्स. T2C में ट्यूमर इन्वॉल्व करता है बोथ लोब्स. T3 में एक्सटेंड करता है थ्रू द प्रोस्टेट कैप्सूल. T3A में एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन होता है यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल. T3B में ट्यूमर इन्वर्ट करता है सेमिनल वेसिकल्स को. T4 में ट्यूमर इज फिक्स्ड एंड इन्वर्ट्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स अदर देन सेमिनल वेसिकल, जैसे कि ब्लैडर, नेक, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, रेक्टम, लेवेटर मसल्स, पेल्विक वॉल एटसेट्रा. जेविस एंड विटमोर क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बिफोर, अभी नहीं यूज करते. पार्टिन टेबल्स एंड डेमाको स्कोर टेल अबाउट द रिस्क ऑफ रिकरेंस. ये इंक्लूड करता है ग्लीसन स्कोर, PSA एंड स्टेज ऑफ पेशेंट. मैनेजमेंट करेंगे प्रोस्टेट कैंसर का, डिपेंड करता है अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है, लोकली एडवांस है या मेटास्टेटिक कैंसर है. तो पहले देखते हैं अर्ली प्रोस्टेट कैंसर यानी T1 और T2A. इसमें भी पेशेंट डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 वाले होते हैं 70 ईयर्स से कम वाले, G3, G4, G5 ग्रेड्स होते हैं. ग्लीसन स्कोर मोर देन इक्वल टू 7 होता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज्यादा होते हैं. इसमें रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कर देंगे, इट इज मॉर्बिड प्रोसीजर. वही ग्रुप 2 में 70 ईयर्स मोर देन 70 ईयर्स, G1, G2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से कम है. स्लो प्रोग्रेशन ऑफ ट्यूमर है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन है, सर्विलेंस करेंगे क्योंकि डिजीज का स्लो प्रोग्रेशन होता है कैंसर का. तो दिस पेशेंट्स आर वेरी ओल्ड, सो दे आर लाइकली टू डाई ड्यू टू अदर कॉज देन कैंसर. Nowadays we do robotic radical prostatectomy, also called as robot assisted laparoscopic prostatectomy. Nerve preserving RALP सर्जरीज की जा रही है. कैवर्नस नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन होते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है. तो इसमें प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा टिल द एक्सटर्नल स्फिंक्टर सेमिनल वेसिकल यूरेथ्रा इज एनास्टोमोस टू द ब्लैडर नेक एंड लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड. कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेप्सिस हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ये तो था अर्ली कैंसर के लिए. अभी ये लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में यानी T2B, T3, T4 एंड लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, इसको भी डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में. सेम ग्रुप 1 में होता है लेस देन 70 ईयर्स, G3, G4, G5 ग्रेड्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 10 ईयर्स. इसमें रेडियोथेरेपी दी जाती है. इफ गुड रिस्पॉन्स है तो एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी दी जाती है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन गिविंग राइज टू एंड फ्यूलिंग द कैंसर. अगर रेसिडुअल डिसीज है तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी की जाती है. ग्रुप 2 में मोर देन 70 ईयर्स, G1, G2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 10 ईयर्स यानी स्लो प्रोग्रेशन है तो रेडियोथेरेपी प्लस और माइनस ADT और हार्मोनल थेरेपी दी जाती है. तो रेडियोथेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर कैन बी गिवन. इट कैन बी इंटेंस मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी 76 to 86 गायरी या फिर ब्रैकेथेरेपी. इसमें आयोडीन 125, पैलेडियम 103 यूज किया जाता है. ब्रैकेथेरेपी में रेडियो एक्टिव सीड्स आर डायरेक्टली पुट इनटू द प्रोस्टेट. सो दिस इज ब्रैकेथेरेपी, इसमें डायरेक्टली डाल दें. सो मेजोरिटी यानी 50 to 60% ऑफ द लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर विल डेवलप मेटास्टेसिस इन द 3 to 5 ईयर्स. तो अब देखते हैं मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कैंसर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे. इसमें मीडियम सर्वाइवल होता है 3 to 3.5 ईयर्स का. मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन होता है एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी. सो दिस ADT कैन बी इधर डन बाय सर्जिकल यानी कि बायलैटरल ऑर्किडेक्टोमी कर देंगे या फिर मेडिकल कैस्ट्रेशन से, जैसे कि LHRH एनालॉग लाइक गोसरेलिन, जोलाडेक्स उसका एग्जांपल है, ब्यूसारेलिन. दीज आर अवेलेबल एज 1, 3 and 6 month डेपोट इंजेक्शंस. या फिर अपन LHRH एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, डेगारेलिक्स, इट कैन बी यूज्ड. सो LHRH एनालॉग्स आर कंबाइंड विद द एंटी एंड्रोजन्स लाइक ग्लूटामाइड, इनजैलिटोमाइड, अबिराटेरॉन. ये दिए जाते हैं बिकॉज पोस्ट 10 days ऑफ द LHRH एनालॉग देयर विल बी ट्रांजिएंट स्पाइक इन टेस्टोस्टेरोन, PSA फ्लेयर हो जाएगा. टू प्रिवेंट दिस फ्लेयर एंटी एंड्रोजन्स आर टू बी गिवन. आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ द एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी ट्यूमर रेजिस्टेंट हो जाता है टू द हार्मोन. देन वी कैन गिव कीमोथेरेपी, प्लाक्लिटैक्सेल, कैबाजीटैक्सेल, T-cell वैक्सीन, सिप्लियोसेल T, इट इज CD54 एक्सट्रैक्ट. इफ हार्मोन इज रेजिस्टेंट, हार्मोन रेजिस्टेंट बोनी मेटास्टेसिस है तो रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेपी जाते हैं. रेडियम 223 एंड स्ट्रॉन्शियम 89, इट एक्ट्स वाया अल्फा रेज. आयोडीन 131 दिया जाता था इन द थायराइड, इट एक्ट्स वाया बीटा रेज. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज स्टेज ऑफ द डिसीज. PSA is used as the tumor marker to identify the recurrences. Now let us see testicular disorders. सबसे पहले एनाटॉमी देखेंगे. सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर आते हैं रेडिस टेस्टिस, दिस आर कम्युनिकेशन ऑफ एपिडिडाइमिस एंड स्पर्म ट्रांसफर होता है यहाँ पे. फिर आता है एपिडिडाइमिस,
स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है टू द वास डिफरेंस। फिर आता है ट्यूनिका अल्बुजिनी, ये होती है कवरिंग अराउंड द टेस्टिस, एंड देन द ट्यूनिका वजाइनालिस। तो इसके 2 लेयर होते हैं, एक विस्लर लेयर और एक पैराइटल लेयर। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई। टेस्टिकुलर आर्टरी जो होती है, दिस आर द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा। वही राइट टेस्टिकुलर वेन देखेंगे, इट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू आईवीसी, वेयरएज लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करता है इन द लेफ्ट रीनल वेन। सो इसकी वजह से लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन का होता है लॉन्गर कोर्स, एंड दैट इज वाई वेरिकोसील इज मोर कॉमन इन द लेफ्ट साइड। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे टेस्टिस का, प्री, पैरा एंड इंटर आउटोकैवल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है। तो राइट साइड में देखेंगे तो फर्स्ट लेवल होगा बिटवीन आईवीसी एंड द आउटा, दैट इज इंटर आउटोकैवल लिम्फ नोड्स। वही लेफ्ट साइड में फर्स्ट लेवल देखेंगे, इट इज पैरा आउटिक लिम्फ नोड्स, दैट इज लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंड आउटा के बीच में। सो टेस्टिस कहाँ पे डेवलप होता है? इट डेवलप्स इन द रेट्रोपेरिटोनियम फ्रॉम द जेनिटल रीज। इंट्रायूटेरिन लाइफ के 3rd मंथ पे डिसेंट को स्टार्ट करता है। फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं डिसेंट में, पुल ऑफ गुबर्निकुलम। मेजर फैक्टर होता है डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ एब्डोमिनल वॉल एंड देन द हार्मोनल फैक्टर्स। तो 3रे मंथ पे डिसेंट शुरू हुआ। 6 मंथ तक टेस्टिस इलियक फोसा में आ जाता है। 7वें महीने पे इट लाइज इन द इंग्वाइनल कैनाल। 8वें महीने तक ये आ जाता है एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और 9th मंथ में ये डिसेंट करता है टू द स्क्रॉटम। लेफ्ट साइड वाला जल्दी डिसेंट करता है एज कम्पेयर टू द राइट। तो इसकी वजह से अनडिसेंडेंट टेस्टिस ज़्यादा कॉमन होता है ऑन द राइट साइड, क्योंकि इसमें डिसेंट ज़्यादा लेट होता है। सो अलॉन्ग द नॉर्मल पाथ ऑफ डिसेंट टेस्टिस कैन गेट अरेस्टेड। उसमें मोस्ट कॉमन साइट होती है इंग्वाइनल कैनाल। और एक पॉइंट है, इंग्वाइनल पाउच जो होता है, इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक टेस्टिस, लेकिन अनडिसेंट टेस्टिस का मोस्ट कॉमन साइट होता है इंग्वाइनल कैनाल। अगर बायलैटरल अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, इट इज नोन एज क्रिप्टोकिटिज्म। 4 से 5 महीने तक की एज तक स्पॉन्टेनियस डिसेंट हो सकता है। वही प्री टर्म एंड प्री मैच्योर बेबी होगी तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का रिस्क ज़्यादा होगा। अनडिसेंडेंट टेस्टिस में क्या क्या चेंजेस होंगे? एक तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, हायर रिस्क होगा इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म्स, सेमाइनोमा के भी ज़्यादा रिस्क होगा, और सर्टोला सेल ज़्यादा अफेक्ट होंगे एज कम्पेयर टू लेडिक सेल्स। तो इसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड होगा तो स्टेरिलिटी आएंगी। वही लेडिक सेल ज़्यादा कम अफेक्ट होंगे तो नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। और जितना ज़्यादा ऊपर टेस्टिस होगा, हायर द टेस्टिस मोर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, मतलब इंट्राअब्डोमिनल में ज़्यादा हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होंगे एज कम्पेयर टू द इंग्वाइनल टेस्टिस। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अनडिसेंडेंट टेस्टिस का? मिसिंग टेस्टिस रहेगा फ्रॉम स्क्रॉटम, इधर यूनिलैटरल हो सकता है या फिर बायलैटरल। अगर टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन में है तो पाल्पेबल स्वेलिंग देखेंगे इन द इंग्वाइनल कैनाल। वही टेस्टिस अगर इंट्राअब्डोमिनल है तो वो पाल्पेट नहीं कर सकते अपन। सो इंट्राअब्डोमिनल टेस्टिस देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, अपन को ओपन करना पड़ता है एब्डोमेन। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे अनडिसेंडेंट टेस्टिस का? 4 से 5 महीने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि तब तक स्पॉन्टेनियस डिसेंट हो सकता है। अगर 6 महीना हो गया है या फिर 12 महीना हो गया है तो अपन इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे। तो यूनिलैटरल टेस्टिस से पाल्पेबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंट्राअब्डोमिनल हो सकता है, तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं। अगर टेस्टिस नहीं दिख रहा है लेकिन ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स दिख रही है, इसका मतलब वैनिसिंग टेस्टिस है, मर चुका है। सो दैट मीन्स इंट्रायूटेराइन टॉर्शन हो चुका है उसका। तो अभी पेशेंट को एक ही टेस्टिस रहेगा, दैट इज मोनार्किया। अगर कुछ रिमेनेंट्स बाकी तो उसका एक्सीजन कर देंगे। नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है अगर टेस्टिस नहीं दिख रहा है लेकिन वेसल्स दिख रहा है एग्जिटिंग द इंटरनल रिंग, इसका मतलब वहाँ पे टेस्टिस है कहीं, तो देन वी हैव टू सर्च मोर एंड देन इंग्वाइनल एक्सप्लोरेशन हैज टू डन, और उसके बाद में ऑर्किडोपेक्सी करते हैं, मतलब टेस्टिस को स्क्रॉटम में लाते हैं अगर टेस्टिस हेल्दी है तो। तीसरा सिनेरियो हो सकता है इंट्राअब्डोमिनल टेस्टिस है तो ऑर्किडोपेक्सी करेंगे, उसको स्क्रॉटम में लाएंगे, ऑर्किडेक्टोमी करेंगे अगर टेस्टिस अच्छा नहीं है तो, या फिर फाउलर स्टीफन ऑर्किडोपेक्सी कर देंगे। सेकंड कंडीशन है बायलैटरल टेस्टिस अनडिसेंडेंट है, मतलब नहीं है स्क्रॉटम में, और नॉन पाल्पेबल है, क्रिप्टोर्किडिज्म है। ऐसे केसेस में सिंगल डोज एससीजी देंगे जिससे स्पॉन्टेनियस डिसेंट हो सकता है। अगर डिसेंट नहीं हुआ, नो रिस्पॉन्स आया तो दैट इज अनॉर्किया, मतलब टेस्टिस ही नहीं है दोनों भी। लेकिन वही अगर रिस्पॉन्स आया कि भाई इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हो गए, एफएसएस एलएच बढ़ गए, तो दैट मीन्स लैप्रोस्कोपी करने पड़ेंगे अपने को देखने के लिए, प्लस और माइनस एक्सप्लोरेशन। तो अब देखते हैं ऑर्किडोपेक्सी क्या होती है। इसका मतलब हम टेस्टिस स्क्रॉटम में लाएंगे अगर टेस्टिस हेल्दी है तो। 3 टाइप्स के होते हैं स्टीफन फाउलर टेक्निक, ये 2 स्टेज प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेज में अपन हाई लाइगेशन कर देंगे टेस्टिकुलर वेसल्स का, और पोजीशन कर देंगे टेस्टिस को इन द इंग्वाइनल कैनाल, बिकॉज लेंथ ऑफ द टेस्टिकुलर वेसल इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन ऑर्किडोपेक्सी, इसलिए हाई लाइगेशन कर देंगे। हाई लाइगेशन कर दिया फिर भी टेस्टिस सर्वाइव करेंगे क्योंकि उसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि क्रीमेस्ट्रिक वेसल्स होते हैं वो भी सप्लाई करते हैं, इसलिए टेस्टिस सर्वाइव करता है। और सेकंड स्टेज में अपन कर देंगे स्क्रॉटम में लाएंगे टेस्टिस को आफ्टर 1 to 2 months ऑफ द फर्स्ट स्टेज। दूसरी मेथड है ऑर्किडोपेक्सी की केटली टोरिक प्रोसीजर। तो तीसरा है सिल्बर्स टेक्निक, ये बेस्ट रिजल्ट देती है। टेस्टिकुलर वेसल्स कट करते हैं, टेस्टिस को स्क्रॉटम में लाते हैं और बाद में माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस कर दे टेस्टिकुलर वेसल्स का विद द इंटरनल इलियक वेसल्स। अनडिसेंडेंट टेस्टिस को अपन इतना वरी क्यों करते हैं? उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, टॉर्शन हो सकता है इन द टेस्टिस, एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस हो सकता है, स्टेरिलिटी अगर बायलैटरल अनडिसेंडेंट है तो, ट्रॉमा हो सकता है तो टेस्टिस, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, और ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू पूल ऑफ प्रोसेसेस वजाइनालिस। तो इसकी वजह से अपन ऑर्किडोपेक्सी जब करते हैं तो उसके साथ हर्नियोटोमी भी कर देते हैं। ये क्यों होता है? जब टेस्टिस नीचे आ जाता है तो ये पुल डाउन करता है प्रोसेसेस वजाइनालिस को विथ इट, तो उसके अंदर हर्निया हो सकता है। और 5 नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सेमाइनोमा और कैंसर। 6 to 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है रिस्क, और रिस्क सेम रहता है, मतलब हायर रिस्क रहता है इवन आफ्टर ब्रिंगिंग डाउन द टेस्टिस।
ये तो अनडिसेंडेड टेस्टिस। नेक्स्ट इज इक्टोपिक टेस्टिस, मतलब टेस्टिस डिवेस होता है फ्रॉम द नॉर्मल पाउच ऑफ द डिसेंट। मोस्ट कॉमन साइट होता है सुपरफिशियल इंगोनल पाउच। मैनेजमेंट वही लेंगे, टेस्टिस को स्क्रॉटम में लाएंगे, मतलब ऑर्किडोपेक्सी कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, इट इज नॉर्मल वेरिएंट। टेस्टिस स्क्रॉटम में ही होता है लेकिन ओकेशनली इट जंप इनटू द इंग्वाइनल कैनल। तो ऐसे केस में क्या होगा, टेस्टिस स्क्रॉटम में आ चुका था, इसलिए ऑन एग्जामिनेशन स्क्रॉटल रुगोसिटीज प्रेजेंट रहेंगी। वही अनडिसेंडेड टेस्टिस है, मतलब कभी नीचे आया ही नहीं तो स्क्रॉटल रुगोसिटीज एब्सेंट रहेंगी ड्यू टू अनडेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। मैनेजमेंट होगा, रीएश्योरेंस कर देंगे क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएंट है। नेक्स्ट कंडीशन आती है टेस्टिकुलर टॉर्शन। तो ये नॉर्मल टेस्टिस है, ये क्वाड होता है, टेस्टिस होता है, ट्यूनिका वजाइनालिस होता है, उससे क्वाड निकलता है। सो टेस्टिकुलर टॉर्शन के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं बेल क्लैपर टेस्टिस। सो ये वाला बेल क्लैपर लुक्स लाइक बेल, कैन इजीली रोटेट और अंडरगो टॉर्शन। तो बेल क्लैपर टेस्टिस में हाई इन्वेस्टमेंट होती है ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस। इट इज मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ टॉर्शन ऑफ द टेस्टिस। फिर आता है टेस्टिकुलर इन्वर्जन, ये वाला है टेस्टिकुलर इन्वर्जन। नेक्स्ट इज अनडिसेंडेड टेस्टिस, टॉर्शन ऑफ सिस्ट ऑफ मॉर्गेग्नी। ये वाला वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑन द टेस्टिस। तो टॉर्शन ऑफ सिस्ट ऑफ मॉर्गेग्नी क्लिनिकल फीचर आर सिमिलर टू द टेस्टिकुलर टॉर्शन। ऑन डॉपलर अपन को ब्लू डॉट साइन देखेगा। तो ये वाली नॉर्मल अटैचमेंट है और ये हाई अटैचमेंट होती है ट्यूनिका वजाइनालिस के, नॉर्मल अटैचमेंट है बेल क्लैपर टेस्टिस में। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे टेस्टिकुलर टॉर्शन के, यंग मेल में होगा और एक्यूट स्क्रॉटल पेन एंड स्वेलिंग होगी। एक्यूट स्क्रॉटल पेन एंड स्वेलिंग, तो पेशेंट यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में आएगा, बोलेंगे पेन से मैं उठ गया जग से, इतना एक्यूट स्क्रॉटल पेन होगा, स्वेलिंग होगी। उसका डीडी क्या होता है एक्यूट स्क्रॉटल पेन एंड स्वेलिंग का, ये होता है एपिडिडाइमा ऑर्किटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडाइमस एंड टेस्टिस। लेकिन एपिडिडाइमा ऑर्किटिस के पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी रहेंगे। तो अभी अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम टॉर्शन एंड एपिडिडाइमा ऑर्किटिस। कुछ साइंस है, प्रेन साइन है, इसमें लिफ्ट अप करते हैं इन्वॉल्व टेस्टिस को। अगर लिफ्टिंग के बाद में पेन इंक्रीज हुआ दैट मीन्स टॉर्शन प्रेजेंट है, वही पेन डिक्रीज हुआ दैट मीन्स एपिडिडाइमा ऑर्किटिस है। जिसकी वजह से एपिडिडाइमा ऑर्किटिस में अलोंग विद द एंटीबायोटिक्स अपन कोकोनट ड्रेसिंग देती है और स्क्रॉटल सपोर्ट देते हैं टू लिफ्ट अप द टेस्टिस। फिर आता है डेमिंग साइन, तो उसमें इन केस ऑफ टॉर्शन अफेक्टेड साइड लाइज एट द हायर लेवल। फिर आता है एंजल साइन, इसमें ट्रांसफरली प्लेस रहेगा टेस्टिस इन टॉर्शन। सो टेस्टिकुलर टॉर्शन है मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है और सपोर्ट कर सकते हैं अपन बाय डॉपलर स्टडीज। तो कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस जैसे टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, कार्डियो टैम्पोनेट और टेस्टिकुलर टॉर्शन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे टेस्टिकुलर टॉर्शन का, स्क्रॉटल एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो देखेंगे अगर टेस्टिस वायबल है या फिर वायबल नहीं है। अगर वायबल है तो इनकम्प्लीट टॉर्शन होता है, इसका मतलब इंटरवेंट करेंगे अपन विद इन 6 to 8 आवर्स, डी रोटेट कर देंगे टेस्टिस को और ऑर्किडोपेक्सी कर देंगे, 3 पॉइंट फिक्सेशन कर देंगे, तो उसकी वजह से वो रोटेट ना हो फिर से। अगर टेस्टिस वायबल नहीं है यानी कि उसका डबल ट्विस्ट हो सका है, यानी 720 डिग्री ट्विस्ट हो सकता है, या फिर लेट इंटरवेंशन कर दिया अपन ने तभी भी टेस्टिस वायबल नहीं होगा, तो उसमें अपन टेस्टिस को रिमूव कर देंगे यानी ऑर्किडेक्टोमी कर देंगे। और दोनों भी केस में अगर टेस्टिस वायबल है या नॉन वायबल है तो इसके केस में अपन प्रोफिलैक्टिक ऑर्किडोपेक्सी कर दे ऑन द कॉन्ट्रोलेटरल साइड। तो नेक्स्ट कंडीशन जो आपने देखी एपिडिडाइमा ऑर्किटिस, इट इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस एंड द टेस्टिस। तो प्रेजेंटेशन सेम रहेगा, एक्यूट स्क्रॉटल पेन रहेगा एंड स्वेलिंग रहेंगी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन लेस देन 40 years ऑफ एज ग्रुप इज क्लैमिडिया। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन मोर देन 40 years ऑफ एज ग्रुप इज ई कोलाई, इट इज सेकेंडरी टू यूटीआई। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है टॉर्शन ऑफ टेस्टिस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, पेन किलर एंड स्क्लॉटर सपोर्ट देंगे क्योंकि अगर लिफ्ट अप करेंगे तो पेन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रोसिल, यानी कि फ्लूइड अकोमुलेशन होगा इन द ट्यूनिका वजाइनालिस बिटवीन उसका विसरल लेयर एंड पैरेटल लेयर। तो बहुत सारे टाइप्स है, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप होता है वजाइनल हाइड्रोसिल। तो वजाइनल हाइड्रोसिल में अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा ओनली अराउंड द टेस्टिस। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोसिल है, इसमें स्क्रॉटल स्वेलिंग होगी और इसमें अपन वी कैन गेट अबाउट द स्वेलिंग। तो उसमें एट द रूट ऑफ द स्क्रॉटम विद द थंब अहेड एंड द फिंगर बिहाइंड डिनोट करेंगे दैट इट इज स्क्रॉटल स्वेलिंग एंड वी कैन फील कॉर्ड स्ट्रक्चर्स नॉट द स्वेलिंग। तो इसके ऊपर जाएंगे तो कॉर्ड स्ट्रक्चर फील कर सकते हैं। एंड व्हाट इज हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल होता है बलून फिल्ड विद वाटर। तो वजाइनल हाइड्रोसिल के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वजाइनल हाइड्रोसिल मोस्ट कॉमन होता है, ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ द फ्लूइड्स। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, हाइड्रोसिल है तो टेंस स्वेलिंग दिखाई देगी, टेस्टिस इज नॉट पाल्पेबल और क्लियर फ्लूइड दिखाई देगा, इसलिए ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेट होता है ऑन द टॉर्च लाइट इल्यूमिनेशन। तो कुछ अदर कंडीशन जो ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेट होते हैं जैसे कि ग्रैनुला एंड सिस्टिक हाइग्रोमा, प्लस उसमें हाइड्रोसिल भी होता है। सेकेंडरी वजाइनल हाइड्रोसिल, इट इज ड्यू टू इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ फ्लूइड, इट इज सेकेंडरी टू टॉर्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर एंड एपिडिडाइमा ऑर्किटिस। Epididyma orchitis and inflammation and infection of the epididymis and testis is the most common cause of the secondary vaginal hydrocele. क्लिनिकल फीचर देखेंगे सेकेंडरी vaginal hydrocele का, उसमें लैक स्वेलिंग होगी, ज़्यादा टेंस नहीं होगी, टेस्टिस पाल्पेबल होगा सेपरेटली, वही प्राइमरी में टेस्टिस पाल्पेबल नहीं होगा, टर्बिड फ्लूइड होगा, प्राइमरी में क्लियर फ्लूइड होता है, टर्बिड फ्लूइड इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फ्लक्चुएशन साइन प्रेजेंट होगा इन द हाइड्रोसिल बिकॉज ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब एक साइड पे प्रेस करेंगे तो दूसरा साइड एक्सपांड हो जाएगा। अपन हाइड्रोसिल में कप इम्पल्स भी देखते हैं, अगर इसमें एब्सेंट होता है वही हर्निया में कप इम्पल्स प्रेजेंट होता है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे हाइड्रोसिल का, सर्जरी करते हैं, दो प्रकार की है, जुबुलस प्रोसीजर एंड लॉर्ड प्लाइकेशन। जावलस प्रोसीजर इसमें इवर्जन करते हैं सैक का, तो इसमें इवर्ट कर देंगे सिक्रेटिंग सर्फेसेस को विच आर फेसिंग इच अदर। लार्ज हाइड्रोसिल के लिए करते हैं
एंड इट इज मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। स्टेप करते हैं, स्क्रेटल इंसिजन करते हैं, सैक को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, रप्चर करते हैं द सैक टू ड्रेन द फ्लूइड, रिवर्ट कर देंगे सैक को, सुचर कर देंगे विद द स्क्रॉटल वॉल, मतलब, और उसके बाद में सेफली रिपोजिट कर देंगे टेस्टिस कॉर्ड को। स्क्रॉटल सपोर्ट भी यूज करते हैं। सुचर करने के लिए अपन वाइक्रेल यूज करते हैं मोर देन कैटगट, रिमूव कर देंगे आफ्टर 12 to 14 डेज। फिर आता है लॉर्ड्स प्लाइकेशन, इट इज डन फॉर स्मॉल हाइड्रोसिल। तो इसमें क्रम्पल अप कर देंगे सेक्रेटिंग सर्फेसेस को सो दैट लेस अमाउंट गेट सेक्रेटेड। हाइड्रोसिल का नेक्स्ट टाइप है इनफर्टाइल हाइड्रोसिल। इसमें ट्यूनिका वजाइनालिस एक्सटेंड करते हैं अप टू डीप रिंग। सो दिस इज इनफर्टाइल हाइड्रोसिल, ट्यूनिका वजाइनालिस एक्सटेंडिंग टू द डीप रिंग एंड वी कैन नॉट गेट अबाउट द स्वेलिंग इन दिस केस। मैनुअल होगा एक्सजन ऑफ द एक्सेस सैक प्लस इवर्जन ऑफ द सैक। नेक्स्ट आता है कंजेनिटल हाइड्रोसिल, इसमें पेटेंट होगा प्रोसेस वजाइनालिस। सो दिस इज पेटेंट प्रोसेस वजाइनालिस। तो ये कम्युनिकेट करता है विद द पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज वाई इंडायरेक्ट निगोनियल हर्निया सैक मे बी प्रेजेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हर्नियोटॉमी करेंगे डन बाय 2 to 3 years ऑफ द एज। फिर आता है इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड, दिस इज इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑफ द कॉर्ड। तो मैनेजमेंट करेंगे एक्सजन ऑफ द स्वेलिंग विदाउट डैमेजिंग द कॉर्ड। फिर आते हैं नेक्स्ट कंडीशन स्पर्मेटोसिल वर्सेस एपिडिडाइमल सिस्ट। स्पर्मेटोसिल यूनिलोकुलर स्वेलिंग होती है। स्पर्मेटोसिल इन्वॉल्व करता है एपिडिडाइमल हेड को, इट इज स्पर्म ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड बैरली कलर्ड फ्लूइड होता है, दैट इज वाई नो ट्रांसफिल्मेशन। स्पर्मेटोसिल इसलिए स्पर्म प्रेजेंट होता है ऑन एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। मैनेजमेंट अगर सिम्टोमेटिक है तो एक्सजन कर देंगे। वही एपिडिडाइमल सीज देखेंगे तो एपिडिडाइमल सीज मल्टीलोकुलेटेड स्वेलिंग होती है, मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस आता है एंड इट इज सिस्टिक डिजेनरेशन ऑफ द एपिडिडाइमस। क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड होगा इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चाइनीज लेटरल पैटर्न दिखेगा, चाइनीज लैटिन पैटर्न दिखेगा, अपीयरेंस होगा। मैनेजमेंट करेंगे अगर सिम्टोमेटिक है तो एक्सजन करेंगे, बट दैट कैन हैम्पर विद द स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड कैन अफेक्ट फर्टिलिटी। नेक्स्ट टेस्टिकुलर कंडीशन है वेरिकोसिल, इट मीन्स इट इज डायलेटेड टॉर्चियस पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ द वेन्स, दिस आर द वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टेस्टिस, इट इज मोस्ट कॉमन, नॉट द मोस्ट कॉमन, इट इज कॉमन कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी एंड इट इज मोस्ट कॉमन ऑफ द लेफ्ट साइड देन द राइट साइड। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट साइड वेरिकोसिल मोर देन द राइट साइड वाला है, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लॉन्गर होती है एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है एट द राइट एंगल्स टू द लेफ्ट एड्रेनल वेन। सिग्मोइड कोलन प्रेस कर सकता है ऑन द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंड कैन फर्दर हैम्पर ड्रेनेज एंड लेफ्ट एड्रेनल वेन ओपन होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। तो जो एड्रेनल वेन से आने वाले कैटेकोलामाइंस दैट कैन कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन एंड हैम्पर ड्रेनेज एंड आरसीसी कैन स्प्रेड अलोंग द रीनल वेन एंड कैन ब्लॉक ओपनिंग ऑफ द टेस्टिकुलर वेन एंड कैन गिव राइज टू सेकेंडरी वेरिकोसिल। तो इसलिए वेरिकोसिल के पेशेंट में एग्जामिन एब्डोमेन फॉर रीनल मास। सो रिसेंट ऑनसेट लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल कैन बी फीचर ऑफ लेफ्ट आरसीसी। तो वेरिकोसिल के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, असिम्प्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट, इनफर्टिलिटी भी होता है। इनफर्टिलिटी क्यों होगा, क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म जो मेंटेन कर रहा था सेकेंडरी टेम्परेचर डिफरेंस को इन द वेरिकोसिल, वो लॉस्ट हो जाता है। डल पेन होगा इन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटल स्वेलिंग होगी। एग्जामिनेशन करेंगे तो बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस आएगा, इट इज डायलेटेड वेंस, ये टिपिकल अपीयरेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है कलर डॉपलर और डुप्लेक्स स्कैन। तो ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेड 1 आता है इनपाल्पेबल होता है बट डिटेक्टेड ऑन डॉपलर, ग्रेड 2 में पाल्पेबल भी होता है, डिटेक्ट होता है डॉपलर पे, 3 पे तो विजिबल होता है। तो मैनेजमेंट करेंगे वेरिकोसिल का। असिम्प्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, अगर सिम्प्टोमेटिक है तो एक कर सकते हैं अपन एम्बोलाइजेशन ऑफ द वेंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज सर्जरीज, तो उसमें आता है इंग्वेनल वेरिकोसिलेक्टोमी, तो यानी लाइगेट कर देंगे डायलेटेड वेंस को, ये होता है इवानिसेविच प्रोसीजर। सेकंड आता है रेट्रोपेरिटोनियल रूट पालोमस प्रोसीजर। थर्ड आता है नेचुरल ओरिफिस ट्रांसइल्यूमिनेशन इंडोस्कोपिक सर्जरी, इट इज वाया ब्लैडर। हाई रिकरेंस रेट होता है ड्यू टू ड्यूअल ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस, ओनली इन 30 to 40% पेशेंट इंप्रूवमेंट होता है स्पर्म काउंट का। नेक्स्ट है फोर्नियस गैंग्रीन, फोर्नियस गैंग्रीन, इट इज नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस इन्वॉल्विंग द पेरिनियल रीजन, so this is necrotizing fasciitis in the perineal region। अगर ये एक्सटेंड करता है into abdominal one, that is called as Melanese gangrene। ये वाला सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन होता है, यानी एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया पॉलीमाइक्रोबियल इन नेचर होता है। इट इज सीन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस एल्डरली पेशेंट। इट टास एज अ ट्रिवियल ट्रॉमा, यानी स्मॉल बॉयल होगा, रिमूविंग हेयर, तो ऐसे ट्रिवियल ट्रॉमा से चालू हो जाएगा फिर गैंग्रीन हो जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, पेन होगा, फीवर होगा, स्वेलिंग होगी, फाउल स्मेल, ऑर्डर होंगी, शॉक, दैट इज वाई हाई मोर्टेलिटी रेट होता है। मैनेजमेंट करेंगे आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स, एरोब एंड एनारोबिक कवरेज दोनों देंगे, एनाल्जेसिक, शॉक मैनेजमेंट एंड एग्रेसिव डिब्राइमेंट, रिमूव ऑल द डेड टिश्यूज। टेस्टिस एंड यूरेट्रा आर यूजुअली स्पेड इन दिस पेशेंट ड्यू टू ड्यूअल ब्लड सप्लाई इवन इन द सेवियर केसेस। तो यूरेथ्रा इन्वॉल्व नहीं तो वी कैन यूज द फोलिस कैटेटर, नो नीड ऑफ सुप्रोपेबिक कैटेटराइजेशन। हाई मोर्टेलिटी रेट्स होता है इन द फोर्नियस गैंग्रीन। Now let us see testicular tumors. There are two types, germ cell tumors होते हैं, sex cord stromal tumors होते हैं। sex cord stromal tumor and Leydig cell tumor, sertolatus cell tumor। germ cell tumor 95% होते हैं, seminomatous यानी it is most common tumor overall। नॉन सेमिनोमेटस हो सकते हैं कोरियोकार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा, योक सैक ट्यूमर। सो ओवरऑल मोस्ट कॉमन ट्यूमर में अपन देखा सेमिनोमेटस, जर्म सेल ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन चिल्ड्रन होता है योक सैक वाला ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन एल्डरली होता है लिम्फोमास। मोस्ट कॉमन बायलैटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर भी होता है लिम्फोमास। क्लिनिकल फीचर कैसे होंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के, सो पेनलेस टेस्टिकुलर मास होगा, इट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, पेनलेस टेस्टिकुलर मास, क्योंकि लॉस ऑफ सेंसेशन हो चुका है। एब्डोमिनल लम्प्स होंगे, दिस आर द रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, 70% केसेस में होता है ये। सो इसकी वजह से इन द पेशेंट विद एब्डोमिनल स्वेलिंग नेवर फेल टू एग्जामिन द जेनिटलिया।
थर्ड होता है कैनन बॉल मेटास्टेसिस टू द लंग्स। सो दिस आर द कैनन बॉल मेटास्टेसिस टू द लंग्स। अटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है कुछ। उसमें पहला है हैरिकन ट्यूमर एंड इट इज वेरी एग्रेसिव कोरियोकार्सिनोमा, इसलिए उसका नाम हैरिकन दिया है। मीडियन सर्वाइवल पीरियड सिर्फ 6 मंथ का होता है। इट ग्रोज सो क्विकली दैट इट आउटग्रोज इज ब्लड सप्लाई, तो इसलिए आउटग्रोथ होने से पहले ये मेटास्टेसिस हो सकता है टू द अदर ऑर्गन्स। तो मतलब अब हम टेस्टिस को फिल करेंगे तो इसमें मास नहीं होगा शायद, ये आउटग्रो करता है टू ब्लड सप्लाई, इसलिए इसको ब्लड नहीं मिलता, लेकिन उससे पहले वो मेटास्टेसिस हो चुका होगा टू द अदर ऑर्गन्स। फिर टिपिकल प्रेजेंटेशन आता है इन द सैटेलाइट सेल ट्यूमर्स। इट प्रेजेंट्स विद द फीचर्स ऑफ फेमिनाइजेशन। फिर आता है लेडिक सेल ट्यूमर। दिस प्रेजेंट्स विद द फीचर्स ऑफ मस्कुलाइजेशन एंड गायनेकोमेस्टिया। तो वर्कअप कैसे करेंगे पेशेंट का विद दिस टेस्टिकुलर ट्यूमर्स? अपन एफएनएसी एंड ट्रांसस्कॉटल बायोप्सी बिल्कुल भी नहीं करते, बिकॉज दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ अपस्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अपन स्क्रॉटम से गए और सेल डिपॉजिट हो गए अगर स्क्रॉटम में, तो T1 का ट्यूमर T4 बन जाएगा। सो इसकी वजह से अपन ट्रांसस्कॉटल बायोप्सी या एफएनएसी नहीं करते। इन द सस्पेक्टेड केस ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर अपन चेवा से मैन्योर करते हैं, तो इसमें अपन हाई इंग्वाइनल इंसिजन कर देंगे, डिलीवर कर देंगे टेस्टिस को, स्प्लिट कर देंगे टेस्टिस को और बायोप्सी भेजेंगे फ्रोजन सेक्शन। अगर फ्रोजन सेक्शन पॉजिटिव आता है फॉर कैंसर तो हाई इंग्वाइनल ऑर्किडोक्टोमी कर देंगे, अगर नेगेटिव आता है फॉर कैंसर देन क्लोज अप कर देंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ये रेज भी हो सकती है नॉर्मल भी हो सकती है, इसलिए अपन चेवा से मैन्योर करते ही करते हैं। बीटा एससीजी, LDH, अल्फा बीटा प्रोटीन। स्टेजिंग कैसे करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का? ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होती है, क्योंकि अपन ऑर्किडेक्टोमी कर रहे हैं ना, चेवा से मैन्योर से अपन आधा टेस्टिस ले रहे हैं, उसको बाद में पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, तो दैट विल गिव द स्टेजिंग। इसलिए अपन P लगाते हैं पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। TX यानी ट्यूमर असेस नहीं हुआ, T0 यानी नो एविडेंस, TIS यानी इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लेजिया कार्सिनोमा इन सिटू। इट इज सीन इन अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड क्लिन-प्लेंटर सिंड्रोम। सो T1 में होता है टेस्टिस से लिमिटेड या फिर विटेरमस से लिमिटेड ट्यूमर। नो वास्कुलर इन्वेजन। अल्बुजिनिया इन्वेड हो सकता है, लेकिन ट्यूनिका वजाइनलिस को इन्वेड नहीं करता। T2 में होता है टेस्टिस एंड एपिडिडर्मिस को लिमिटेड ट्यूमर विथ वास्कुलर लिम्फेटिक इन्वेजन, तो इसमें अल्बुजिनिया एंड वजाइनलिस दोनों इन्वॉल्व होंगे। T3 में ट्यूमर इन्वर्ट करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को विथ और विदाउट वास्कुलर लिम्फेटिक इन्वेजन। T4 में ट्यूमर इन्वर्ट करता है स्क्रॉटम को। एन स्टेजिंग देखेंगे। NX मतलब असेस नहीं हुआ, N0 नहीं है। N1 यानी लिम्फ नोड मास 2 सेंटीमीटर है, उससे कम है। N2 यानी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है बट नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर। N3 यानी मोर देन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लिम्फ नोड मास। M0 यानी नो मेटास्टेसिस। M1A में आता है लंग और नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स में जाता है, यानी कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाता है। एंड M1B में आता है मेटास्टेसिस टू अदर एरियाज। तो ये T1 वाला है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया में जाता है, वजाइनलिस में नहीं जाता। T2 ये वाला अल्बुजिनिया और वजाइनलिस दोनों में जाता है। T3 वाला स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाता है और T4 वाला स्क्रोटम में जाता है। सो अपन कर सकते हैं स्टेजिंग बेस्ड ऑन ट्यूमर मार्कर्स। दिस इज नोन एज TNM। यस स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स। और ये वाली पोस्ट ऑर्किडेक्टोमी वैल्यूज होती है 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी, क्योंकि अगर ट्यूमर लोकलाइज होगा तो द टेस्टिस वैल्यूज नीचे जाएंगे, वही रेसिडुअल या मेटास्टेसिस होगा तो वैल्यूज रेज रहेंगे। और 7 to 10 days बाद इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ AFP होता है 5 to 7 days और हाफ लाइफ ऑफ SSG होता है 1 to 3 days। प्योर सेमेनोमेटस ट्यूमर होंगे तो उसमें AFP कभी भी रेज नहीं होगी। अगर AFP रेज है इन सेमेनोमेटस ट्यूमर, इसका मतलब अपन को उसको ट्रीट करना पड़ेगा एज अ नॉन सेमेनोमेटस ट्यूमर। इनहिबिन रेज होगा इन द लेडिक एंड सैटेलाइट सेल ट्यूमर। सेमेनोमास में प्लेसेंटल ALP रेज होगा। 8 तेजी अपडेट है। TIS इंक्लूड किया गया। इट इज न्यू कैटेगरी जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सिटू। T1A इज लेस देन 3, वही T1B इज मोर देन 3 सेंटीमीटर। M1 में यूज किया गया डिसकंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्मेटिक कॉर्ड बाय द लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन एडेड। टेस्टिकुलर ट्यूमर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी करेंगे। सेमेनोमेटस हो सकता है, नॉन सेमेनोमेटस ट्यूमर हो सकता है। स्टेजिंग करेंगे यूजिंग CT थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस। सेमेनोमेटस ट्यूमर में देखेंगे ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा साइज के होते हैं, लार्ज साइज होती है। होमोजेनियसली इनलार्ज टेस्टिस होता है। 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिकल सेमेनोमा, इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है। इट इज गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर और हाईली रेडियोसेंसिटिव होता है। सेकंड होता है एनाप्लास्टिक। थर्ड होता है स्पर्मेटोसाइटिक सेमेनोमा। इट इज सीन बियॉन्ड द 60 years। और ये स्पर्मेटोसाइटिक वाला डोंट डेवलप फ्रॉम द इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म। नॉर्मली ऑल सेमेनोमा कमिंग फ्रॉम द इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म, वही स्पर्मेटोसाइटिक सेमेनोमा डू नॉट डेवलप फ्रॉम द इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म। AFP तो कभी भी नहीं बढ़ता सेमेनोमेटस ट्यूमर्स में। अगर AFP रेज है इट इज मिक्स ट्यूमर ट्रीटेड एज अ नॉन सेमेनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स। प्लेसेंटल ALP रेज होता है। CD117 पॉजिटिव होता है, हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट आता है नॉन सेमेनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स। योक सैक ट्यूमर आता है उसमें, मोस्ट कॉमन इन द प्री प्यूबर्टल एज ग्रुप। हिस्टोपैथोलॉजी पे सीलर ड्यूअल बॉडीज देखेंगे। नेक्स्ट इज टेरेटोमा। इट इज हेट्रोजेनियस, शोज हेयर्स, टीथ, हाईली केमोसेंसिटिव होता है, रेज ALP होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सेमेनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स का स्टेज 1 सेमेनोमा है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू द टेस्टिस, नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स है या फिर बैड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स है। गुड वाले होते हैं ट्यूमर मार्कर्स नॉट रेस्ड, वेल डिफरेंशिएटेड होता है, इसमें मैनेजमेंट करेंगे सर्वेलेंस। बैड प्रोग्नोस्टिक फीचर जैसे कि रेस्ट ट्यूमर मार्कर्स पूरली डिफरेंशिएटेड, उसमें मैनेजमेंट करेंगे सिंगल साइकिल ऑफ प्लेटिनम बेस्ड केमोथेरेपी देंगे, कार्बोप्लेटिन वगैरह। लेकिन वही अगर स्टेज 2 सेमेनोमा है, इसमें रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं
इसमें रेडियोथेरेपी देंगे 30 कैरी के टू द रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स गिवन इन्वर्टेड वाई इंसिजन, क्योंकि लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट अलोंग द वेसल्स तो इन्वर्टेड वाई इंसिजन देते हैं। अगर रेडियोथेरेपी के बाद भी रेसिडुअल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट करें तो कीमोथेरेपी देंगे। सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि लिम्फ नोड जो होते हैं एडहरेंट होते हैं और डिफिकल्ट टू रिमूव होते हैं। अगर स्टेज 3 स्टेमाइमा यानी मेटास्टेसिस प्रेजेंट है तो कीमोथेरेपी देंगे बीईपी, बेप, ब्लियोमाइसिन, उसका साइड इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इटोपोसाइट, सिस्प्लेटिन। अगर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है इवन आफ्टर द कीमो तो रेडियोथेरेपी देंगे। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में स्टेज 4 नहीं होता है। तो ये तो हुआ सेमिनोमेटस वाला। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऑफ नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। स्टेज 1 होता है उसमें कीमोथेरेपी देंगे क्योंकि कीमो सेंसिटिव होते हैं, बेप देंगे, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइट, सिस्प्लेटिन। स्टेज 2 में इंडक्शन कीमोथेरेपी देंगे। अगर रेसिडुअल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है या फिर ट्यूमर मार्कर्स पॉजिटिव आए तो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन आफ्टर कीमो और वाइस वर्सा कैन आल्सो बी डन। ये नर्व स्पेयरिंग डिसेक्शन करेंगे टू मेंटेन द एंटीग्रेड एजैकुलेशन। अगर स्टेज 3 नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर है तो कीमोथेरेपी देंगे पहले। अगर लिम्फ नोड प्रेजेंट है, ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव है, मेटास्टेसिस है प्रेजेंट आफ्टर द कीमो तो सेकंड लाइन कीमोथेरेपी देंगे। अगर सेकंड लाइन के बाद भी लिम्फ नोड पॉजिटिव हो तो सैल्वेज या फिर डेप्सिरेशन रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे। रोल ऑफ मेटास्टेटिक्टोमी इन द टेस्टिकुलर ट्यूमर, इसमें सर्वाइवल इंक्रीज होता है ऑन रिमूवल ऑफ मेटास्टेसिस। सो कोलोरेक्टल कैंसर में भी मेटास्टेसिस होता है टू द लिवर। अगर वो लिवर के मेटास्टेसिस रिमूव कर देंगे तो उसमें भी सर्वाइवल इंक्रीज होता है। ये सेम चीज होती है इन द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। नेक्स्ट कंडीशन है स्क्रोटल सेबेसिस सिस्ट, ये वाली होती है। दिस आर ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल डक्ट एंड दिस आर मल्टीपल। क्लासिकल पंक्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है इन द स्क्रोटल सेबेसिस सिस्ट, मल्टीपल होते हैं, मैनेजमेंट होता है एक्सीजन। नाउ लेट अस सी यूरेथ्रा एंड पेनिस। उसमें पहले देखते हैं सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, लेस ट्रॉमा का रिस्क होता है, लेकिन यूटीआई का रिस्क ज्यादा होता है। मेल यूरेथ्रा 18 to 21 सेंटीमीटर होता है। पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा जो होते हैं अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम तो उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। यूरोजेनिटल डायफ्राम को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पियर्स करता है, और जो डिस्टल टू द यूरोजेनिटल डायफ्राम होते हैं उसे कहा जाता है डिस्टल यूरेथ्रा। इसमें होता है बल्बर यूरेथ्रा, इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द यूरेथ्रल ट्रॉमा। फिर होता है वेरुमेंटनम, ये रेस्ट पोर्शन होता है डिस्टल टू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो वेरुमेंटनम इज द डिस्टल लिमिट होता है ऑफ द ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। चांसेस ऑफ इनकॉन्टिनेंस इंक्रीज होता है इफ इंजर्ड डिस्टल टू दिस, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट ओपनिंग होती है एंटीरियर टू इट। लॉन्गेस्ट पोर्शन देखेंगे तो पेनल यूरेथ्रा होता है, शॉर्टेस्ट वाला होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, वही नैरोएस्ट वाला होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस। मोस्ट डिस्टेंसेबल होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, लीस्ट डिस्टेंसेबल होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्योंकि ये पियर्स करता है यूरोजेनिटल डायफ्राम को। अब पेनिस के एनाटॉमी देखते हैं। लेयर्स ऑफ पेनिस होते हैं, सबसे बाहर होता है स्किन, फिर आता है सुपरफिशियल यानी डार्टस फेशिया, फिर आता है एरियोलर लेयर, फिर आता है डीप फेशिया यानी बक्स फेशिया, फिर आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अगर ट्रॉमा के ड्यूरिंग ट्यूनिका अल्बुजिनिया में रप्चर हुआ तो दैट लीड्स टू द फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ पेनिस। इरेक्टाइल टिश्यू में होते हैं, वेंट्रल साइड पे होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जिसे यूरेथ्रा पास करता है, और डॉर्सल साइड पे होते हैं 2 कॉर्पस कैवर्नोसम जिससे पास करते हैं ब्लड सप्लाई जो होता है डीप आर्टरी। यूरेथ्रा एंड पेनिस की कुछ कंडीशन देखते हैं, उसमें आता है फिमोसिस। फिमोसिस यानी इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन। फिजियोलॉजिकल एडिशंस भी होते हैं जो स्टार्ट होते हैं गोइंग अवे बाय द 2 years ऑफ द एज, लेकिन कुछ पेशेंट में वो 6 year तक रहते हैं, तो दैट इज फिजियोलॉजिकल फिमोसिस जो 2 साल तक रहता है। सिम्टोमेटिक फिमोसिस होता है, उसमें बलूनिंग होंगी ऑफ द फोरस्किन व्हाइल पासिंग द यूरिन, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे ऑफ द शाफ्ट ऑफ द पेनिस एंड ग्लांस दैट इज बैलोनोपोस्टाइटिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सर्कमसिजन करेंगे। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द सर्कमसिजन, पहला आता है सिम्टोमेटिक पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। अगर फिजियोलॉजिकल फिमोसिस परसिस्ट रहा बियॉन्ड द 6 years तब करेंगे। रिलीजियस रीजन हो सकते हैं, और कैंसर फॉर केमोरेडियोथेरेपी तो उस कंडीशन में करते हैं। तो अलग अलग प्रकार है, उसमें कन्वेंशनल सर्कमसिजन कैन बी डन। नेक्स्ट इज प्लास्टिबेल, गोंको क्लैंप एंड स्टेपलर आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सर्कमसिजन के, हिमरेज हो सकता है ड्यू टू फ्रेनुलर आर्टरी इंजरी, इन्फेक्शन हो सकता है, कॉर्डी हो सकता है दैट इज डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेनिस। पेनल सर्जरी में नो एड्रेनलिन विद एनेस्थेसिया क्योंकि पेनल आर्टरी इज द एंड आर्टरी। सर्कमसिजन के स्टेप्स है, पहले तो अपन प्रीफिक्स को होल्ड कर देंगे विद द आर्टरी फोर्सेप्स, बाद में डॉर्सल इंसिजन देंगे और एक्सेस स्किन को रिमूव कर देंगे, और रिमूविंग एजेस को सुचर कर देंगे यूजिंग डिसोल्वेबल सुचर्स, क्रोमिक कैटगट। नेक्स्ट कंडीशन इज पैराफिमोसिस, इसमें फोरस्किन बनाता है कंस्ट्रक्शन रिंग अराउंड द पेनिस, एग्जाम्पल आफ्टर कैथेटराइजेशन। तो फोलिस कैथेटर डालते को अपन रिट्रैक्ट करते हैं फोरस्किन को, लेकिन अगर हमने रिपोजिट नहीं किया अगर फोरस्किन को, दैट विल फॉर्म द कंस्ट्रक्शन रिंग अराउंड द पेनिस एंड द पेनिस विल अंडरगो इडेमेटस चेंजेस एंड द स्वेलिंग। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कंजर्वेटिव हो सकता है, दैट इज ग्लिसरीन एंड ज़ाइलोकेन जेली देंगे एंड इज यूज्ड टू ब्रिंगिंग द बैक फोरस्किन। पंक्चर कर देंगे ऑन द स्वोलन फोरस्किन टू रिमूव द इडेमा फ्लूइड, या फिर अपन कर सकते हैं डॉर्सल स्लिट सर्जरी अगर दूसरे कुछ मैनेजमेंट काम नहीं कर रहे तो दिस इज डॉर्सल स्लिट सर्जरी, दिस इज पैराफिमोसिस। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोस्पाडियासिस, इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनिटल यूरोजेनिटल एनोमली।
1 in 450 लाइट बर्स्ट में दिखाई देता है यूरेथ्रल ओपनिंग इज वेंट्रली प्लेस्ड। सो ये वेंट्रली प्लेस्ड यूरेथ्रल ओपनिंग हो सकती है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद माइक्रोपेनिस एंड अनडिस्टेंडेड टेस्टिस। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हाइपोस्पाइडेसिस का, अलग अलग टाइप से। उसमें पहला था ग्लैनुलर टाइप, तो ये वाला ग्लैनुलर टाइप है, ये मोस्ट कॉमन होता है एंड इट इज माइल्डेस्ट टाइप। सो नॉर्मल पेनल ओपनिंग के जस्ट बिलो होंगी ये ओपनिंग ग्लैनुलर वाली। फिर आता है कोरोनल एंड सब कोरोनल टाइप। नेक्स्ट इज मोर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पाइडेसिस, उसमें बहुत सारे हैं। तो जितना प्रॉक्सिमल होगा हाइपोस्पाइडेसिस दैट विल लीड टू मोर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ज़्यादा सिवियर होगा। तो उसके हिसाब से जो मोस्ट प्रॉक्सिमल है वो वाला पेरिनियल है, इट इज़ द मोस्ट सिवियर टाइप। तो ये वाले कुछ डायग्राम से पिक्चर से क्लिनिकल फीचर होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्टेड स्ट्रीम ऑफ यूरिन होगा, डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंटरकोर्स होगा और मेल इनफर्टिलिटी होगी। ऑन एग्जामिनेशन कॉर्ड दिखाई देगा, दैट इज डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेनिस एंड इट इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग इरेक्शन। तो जितना ज्यादा प्रॉक्सिमल हाइपोस्पाइडेसिस होगा उतना ज्यादा सीवियर कॉर्डी होगा। हुडेड प्रोप्यूस होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग इज वेंट्रली प्लेस्ड। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सर्जरी करेंगे। ऐसे पेशेंट में सर्कमसिजन नहीं करते हैं क्योंकि फोरस्किन अपन यूज करेंगे एज अ रिकंस्ट्रक्शन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी देखेंगे 4 स्टेप्स है। ऑर्थोप्लास्टी यानी कॉर्डी का करेक्शन कर देंगे, यूरेथ्रोप्लास्टी कर देंगे, इट इज रिपोजिशन ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड ट्यूबुलराइज द यूरेथ्रा। फिर करेंगे ग्लैनुलोप्लास्टी, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लास पेनिस, और फिर कर देंगे स्किन कवर। सर्जरी का बेस्ट टाइम होता है 6 to 12 मंथ्स ऑफ द एज, क्योंकि बच्चा डेवलप करता है जेनेटल अवेयरनेस बाय द 18 मंथ्स ऑफ द एज। तो उसके बाद में अगर सर्जरी करेंगे दैट विल बी प्रोसीड एज द जेनेटल म्यूटिलेशन बाय द चाइल्ड। तो इसलिए अपन सर्जरी को करने को पड़ते हैं बिफोर द चाइल्ड अटेन्स 18 मंथ्स ऑफ एज। तो सर्जरीज देखेंगे, डिस्टल हाइपोस्पाइडेसिस के लिए होता है मुस्टार्डी मिथ्यूस सर्जरी, इट इज सिंगल स्टेज प्रोसीजर। मिड हाइपोस्पाइडेसिस के लिए होता है स्नोडग्रास टीआईपी ट्यूबुलराइज्ड इंसाइज प्लेट रिपेयर। तो ये वाली सिंगल या 2 स्टेज रिपेयर हो सकती है। प्रॉक्सिमल हाइपोस्पाइडेसिस होता है टीएस 2 प्ले डेनिस ब्राउन, ये 2 स्टेज प्रोसीजर होते हैं। हाइपोस्पाइडेसिस का रिपेयर, तो इसमें पहले अपन फॉलिस कैथेटर रख देंगे एंड द यूरेथ्रा इज रिकंस्ट्रक्टेड ओवर द कैथेटर। नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग बना देंगे एंड देन ग्लास एंड स्किन कवर विल बी रिकंस्ट्रक्टेड। तो ये वाली सर्जरी पहले कैथेटर डाल देंगे, उसके ऊपर यूरेथ्रा, फिर बाद में ग्लास एंड स्किन रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सर्जरी की? हिमोरेज होगा, इन्फेक्शन होगा, रिकरेंस ऑफ कॉर्डी हो सकता है, यूरेथ्रोक्यूटेनियस फिस्टुला बन सकता है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी। यूरेथ्रोक्यूटेनियस फिस्टुला यानी यूरिन लीक करेंगे फ्रॉम द रिपेयर। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म पे होता है। नेक्स्ट कंडीशन है इक्टोपिया वेसिका, इट इज आल्सो नोन एज ब्लैडर एक्सट्रोपी, मतलब ये मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ एपिस्पाइडेसिस होता है। एपिस्पाइडेसिस मतलब ओपनिंग इज डॉर्सली प्लेस्ड। तो यहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बिलिकस इज डिफिशिएंट, तो ब्लैडर एंड यूरिन डिबरिंग कैन बी डायरेक्टली सीन। प्यूबिक डायस्टेसिस होंगे यानी प्यूबिक बोन्स बहुत ज्यादा फार अपार्ट प्लेस्ड होंगे। सो इसके लिए अपन इलियक ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं फॉर द करेक्शन। मेल्स में अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे एंड फीमेल्स में वही बाइफिड क्लिटोरिस होगा। तो दोनों के केस में भी हो सकते हैं कंजेनिटल इंग्विनल हर्नियाज। सो मल्टीपल स्टेज सर्जरी इज रिक्वायर्ड एंड हैज बैड प्रोग्नोसिस एक्टोपिया वैसे की। नेक्स्ट कंडीशन है यूरेथ्रल ट्रॉमा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा का भी हो सकता है या फिर डिस्टल यूरेथ्रा का ट्रॉमा हो सकता है। प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में आता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा की मैकेनिज्म क्या होगा इंजरी का? इट इज सेकेंडरी टू द पेल्विक फ्रैक्चर्स। So patient can have deep perineal hematoma involving abdominal wall restricted to the upper 1/3 of the thigh, क्योंकि फेशियल आटा अटैचमेंट होती है तो वो नीचे जाने नहीं देते हैं। दिस अपर 1/3 ऑफ द थाई इज नोन एज वोल्डन्स लाइन, तो उसके नीचे हेमाटोमा नहीं जा सकता। वर्मुटन साइन हो सकता है, इट इज हाई राइडिंग प्रोस्टेट एंड फ्लोटिंग प्रोस्टेट ऑन द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिस्टल यूरेथ्रा का ट्रॉमा देखते हैं, उसमें आता है बल्बर यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होता है डिस्टल यूरेथ्रा का? इट इज स्ट्रैडल इंजरी, मतलब डायरेक्टली हिट कर देंगे ऑन द पेनिस, या फिर यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाएगा बिटवीन हार्ट स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल है जब हॉर्स जॉकी फॉल करता है ऑन बैक ऑफ द सैडल हॉर्स आफ्टर जंपिंग व्हाइल राइडिंग। सो पेशेंट क्या है? बटरफ्लाई हेमाटोमा, सुपरफिशियल हेमाटोमा इन्वॉल्विंग पेनिस एंड स्क्रोटम। क्लिनिकल फीचर देखेंगे यूरेथ्रल ट्रॉमा का, बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। इनएबिलिटी टू पास यूरिन होगी एंड ब्लड एट द टिप ऑफ द मेटस होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा, अपन कॉन्ट्रास्ट डाल देंगे तो बनेंगे रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। बल्बर यूरेथ्रा इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरेथ्रल इंजरी, वही बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट गेटिंग इंजर्ड। So this is prostatic and membranous urethra and this is bulbar urethra injury, extravasation of the dia हो जाएगा in the retrograde urethrogram। emergency management होगा, वेट एंड वॉच करेंगे अगर सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक पेशेंट और ब्लैडर इज नॉट फुल। वही सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कर देंगे अगर इनएबिलिटी टू पास यूरिन है एंड ब्लैडर इज डिस्टेंडेड। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करेंगे लेकिन फॉलिस कैथेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि दैट कैन कन्वर्ट द पार्शियल टियर इनटू द फुल टियर। सो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो दिस पेशेंट विल डेवलप द स्ट्रक्चर, इसलिए डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स। तो उसमें पहले कर सकते हैं ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी या फिर विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। तो इसमें अपन इंडोस्कोपी के लिए जाएंगे, स्ट्रक्चर को कट कर देंगे एट द 12 o'clock पोजिशन। सो इट इज यूजुअली डन फॉर द शॉर्ट या फिर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर एज अ गाइड वायर नीड टू बी पास्ड। तो ये गाइड वायर पास नहीं कर सकते अपन इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसलिए पार्शियल या शॉर्ट स्ट्रक्चर में करते हैं। तो ये देख सकते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर
एट द प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। नेक्स्ट अपन कर सकते हैं इन टू एंड एनास्टोमोसिस, दिस कैन बी डन फॉर शॉर्ट सेगमेंट एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे काट दिया यूरेथ्रा एंड देन वी विल डू द इन टू एंड एनास्टोमोसिस विद द ऑब्जर्वेबल सुचर्स, या फिर वी कैन डू यूरेथ्रोप्लास्टी फॉर लॉन्ग सेगमेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसमें अपन ग्राफ्ट यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन होता है बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट एंड इट इज नोन एज बर्बाग्लिस टेक्निक। तो इस केस में यूरेथ्रोप्लास्टी केस में पेनल फोरस्किन कैन बी यूज्ड। से वाला डायग्राम इन टू एंड एनास्टोमोसिस का फॉर शॉर्ट एंड कम्प्लीट स्ट्रक्चर के केस में, एंड दिस इज ग्राफ्ट फॉर यूरेथ्रोप्लास्टी, इट इज लॉन्ग सेगमेंट के केसेस में। नेक्स्ट केस है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ पेनिस, इट इज ड्यू टू ट्रॉमा टू द पेनिस वाइल इरेक्ट वाइल ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्लिनिकल फीचर देंगे सो जब फ्रैक्चर होगा दैट विल कॉज द पॉपिंग साउंड एंड पेनिस उसके बाद में फ्लैसिड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंजरी टू द कॉर्पोरा है एंड टीयर इन द ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। हेमेटोमा कैन बी प्रेजेंट दैट विल लीड टू द एग प्लांट डिफॉर्मिटी. This can be managed by evacuating hematoma and repair of the tunica and corpora. So these are the pictures of fracture of shaft of penis. Next condition है posterior urethral walls. It is congenital anomaly seen in the males. इसमें these are the one-way walls that will not allow the patient to pass urine, but we can pass the instrument from the outside. तो उसमें Young's classification for posterior urethral walls है, उसमें type 1 है, it is most common. This occurs when two mucosal folds extend anterior-inferiorly from the bottom of verumentanum. It is the bulb just distal to the posterior urethra and fuse anteriorly at the lower level. टाइप 2 वाला रेयर होता है। टाइप 2 में म्यूकोजल फोल्ड एक्सटेंड करते हैं अलोंग द पोस्टीरियर लैटरल यूरेथ्रल वॉल फ्रॉम यूरेट्रिक ओरिफिस टू द वेरुमेंटनम। टाइप 3 में होता है कॉप्स कॉलर, दैट मीन्स सर्कुलर डायफ्राम विद द सेंट्रल ओपनिंग इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इट इज लोकेटेड बिलो द वेरुमेंटनम एंड ऑकर्स ड्यू टू अबनॉर्मल कैनलाइजेशन ऑफ द यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल के क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? रिकरेंट यूटिया होगा एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। सो मेल्स में रिकरेंट यूटिया होता है, इट इज ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द यूरेथ्रा। ऐसे ही नहीं हो जाता क्योंकि यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, तो नॉर्मली नहीं होता, कोई प्रॉब्लम है तभी होता है। डायग्नोसिस करके करेंगे प्रीनेटल यूएसजी की होल डिफेक्ट दिखाई देता है। सो दिस इज द की होल डिफेक्ट। मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में की होल डिफेक्ट दिखाई देगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एंडोस्कोपिक फल्ग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स वी विल फल्ग्रेट यानी बर्न द वॉल्व। सो दिस इज की होल डिफेक्ट इन द मैच्योरेटिंग साइटोयूरेथ्रोग्राम। नेक्स्ट कंडीशन है पेरोनिस डिसीज, इट इज कैल्सिफिक डिपोजिशन इन द कॉर्पोरा कैवर्नोसम। सो दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, ऑन विच एवर साइड द कैल्शियम प्लेक इज डिपोजिटेड पेनिस बेंड करता है टुवर्ड्स दैट साइड। एटियोलॉजी क्या हो सकती है? कैल्सिफिक डिपोजिशन की, वो इडियोपैथिक हो सकता है, IgG4 म्यूटेट हो सकता है, जैसे कि रीडल थायरोइडाइटिस के साथ, फाइब्रोसिस पैंक्रेटाइटिस के साथ, ट्रॉमा के से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? पेनिस विल बेंड टुवर्ड द साइड ऑफ द प्लाक, दैट इज अगर ऊपर है प्लाक तो दैट विल लीड टू द upward bending toward the abdominal wall. Bend is more visible when the penis is erect and sometimes calcific plaque can be felt. Investigation of choice होता है CT MRI, दो फेसेस हो सकते हैं पेरोनिस डिसीज के। एक्टिव फेस होता है, स्टेबलाइजेशन फेस। एक्टिव फेस होता है 18 to 24 मंथ्स के लिए, बेंड इंक्रीज होता है। स्टेबलाइजेशन फेस में बेंड रिमेन कांस्टेंट। सो ये वाला प्लाक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ड्रग्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, सर्जरी करेंगे अगर ड्रग इज नॉट सक्सेसफुल। इसमें आता है नेस्बिट प्रोसीजर। नॉन ऑब्जर्वेबल सुचर बाइट देंगे ऑन द ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे प्लाक था, ये ऑपोजिट साइड पे सुचर बाइट देंगे, नॉन ऑब्जर्वेबल सुचर देंगे, सो दैट द बेंड गेट्स काउंटर्ड बाय द रिजल्टिंग फाइब्रोसिस ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये साइड पे फाइब्रोसिस हुआ था, अब ये साइड पे रखेंगे और द बेंड विल बी काउंटर्ड एंड पेनिस विल बी स्ट्रेट। नेक्स्ट कंडीशन इज priapism. The priapism is prolonged erection of the penis for more than 4 hours, and if erection lasts for more than 6 hours, that will lead to the ischemia and necrosis. तो दो प्रकार के हाई फ्लो priapism एंड लो फ्लो ischemic priapism. हाई फ्लो priapism मतलब इंक्रीज आर्टेरियल फ्लो हो रहा है। कॉजेस आर सेकेंडरी टू ट्रॉमा, सेकेंडरी टू पाइपावेरिन इंजेक्शन, सेकेंडरी टू स्पाइनल इंजरी ड्यू टू वाजोडाइलेशन। ये पेनलेस होता है। देन पेनाइल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि इंक्रीज आर्टेरियल फ्लो हो रहा है, एंड इट इज नॉट अ सर्जिकल इमरजेंसी हाई फ्लो वाला। वही लो फ्लो वाला इस्चेमिक प्राइवेजम देखेंगे तो ये मोस्ट कॉमन होता है। वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कॉजेस होते हैं इन चिल्ड्रन सिकल सेल एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। ये पेनफुल होता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। लो फ्लो प्राइवेजम में देखेंगे तो एंजियोग्राफी कैन बी डन टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सेडेट करेंगे पेशेंट को, इंजेक्ट कर देंगे एड्रेनलिन एंड फिनिलेफ्रिन, दैट विल कॉज द वासोकंस्ट्रिक्शन। इफ इट फेल्स स्टंट करेंगे, स्टंट सर्जरी नीड्स टू बी डन। दो प्रकार के स्टंट है, ग्रे एक्ट स्टंट, इट इज कॉर्पोरोस्पैसाफेनस स्टंट, मतलब शंट आउट करेंगे ब्लड फ्रॉम द पेनिस इनटू सैफेनस वेन। फिर आता है विंटर स्टंट, इट इज कॉर्पोरोग्लैनुलर स्टंट, इट इज ब्लड शंटेड आउट इनटू द ग्लैंस। एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं, इट इज डन इन द हाई फ्लो प्राइवेजम ड्यू टू फिस्टुला। फिर नेक्स्ट कंडीशन है पेनाइल कैंसर, इट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, केराटिन पल्स दिखाई देते हैं। कुछ प्रीमैलिग्नेंट कंडीशन जैसे कि बोवेन डिसीज होता है, इट इन्वॉल्व्स द शाफ्ट, एंड यूरेथ्रोप्लाजी ऑफ क्वेयार्ट हो सकता है, इट इन्वॉल्व्स द ग्लैंड। तो ये दोनों कंडीशन में रेडिश पैप्यूल्स या सनबर्ट एरिया दिखाई दे सकते हैं इन द बोवेन डिसीज एंड यूरेथ्रोप्लाजी ऑफ क्वेयार्ट। थर्ड प्रीमैलिग्नेंट कंडीशन है बैलेनाइटिक जेरोटिका ऑब्लिटरंस। फोर्थ इज जेनिटल वार्ड्स HPV इन्फेक्शन। फिफ्थ इज ल्यूकोप्लेकिया। मोस्ट कॉमन जीन अफेक्टेड होती है P53 जीन।
उसमें एक कंडीशन है बुश के लोवेंस्टाइन ट्यूमर, इट इज़ वेरिएंट ऑफ पेनाइल कैंसर, इट इज सिमिलर टू वेरिकोस कैंसर क्योंकि इट इज कॉज्ड बाय एचपीवी इन्फेक्शन, इट इज स्लो ग्रोइंग, इट ग्रोज आउटवर्ड्स एंड हैज बेटर प्रोग्नोसिस। क्लिनिकल फीचर देखेंगे पेनाइल कैंसर के, फाउल स्मेलिंग, अल्सर ऑफ प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होगी ऐसी, अल्सर ऑफ प्रोलिफरेटिव ग्रोथ, 40 to 50 केसेस में इंग्वानल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेजोरिटी आर इनलार्ज ड्यू टू इन्फेक्शन। डायग्नोसिस देखेंगे इंसिजनल बायोप्सी करते हैं टू अवॉइड कर देंगे नेक्रोटिक एरिया को। अगर लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज डेफिनेटली कैन बी डन। फॉर स्टेजिंग एमआरआई करते हैं, ये बताता है इन्वेजन के बारे में। जैक्सन स्टेजिंग होती है फॉर पेनल कैंसर, T1 में होता है स्किन इन्वॉल्व, T2 में सिर्फ कॉर्पोरा इन्वॉल्व होता है, T3 में यूरेथ्रा भी इन्वॉल्व होता है एंड T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट देखेंगे बोवेन डिसीज यानी इन सिटू कैंसर का, टॉपिकल 5-fluorouracil क्रीम देंगे, स्लो ग्रोइंग लीजन इन्वॉल्विंग ग्लास तो ग्लांसेक्टोमी कर देंगे, हाई रिकरेंस रेट होता है। लेकिन सर्जरी के बारे में देखेंगे, सर्जरी जब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना पड़ता है एंड 2 सेंटीमीटर का स्टम्प इज रिक्वायर्ड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इसकी वजह से यूरिन कैन गो स्ट्रेट, सो इसकी वजह से 2 सेंटीमीटर का स्टम्प रखते हैं। अगर डिस्टल कैंसर है तो यहाँ पे डिस्टल ट्यूमर है तो इसमें पार्शियल पेनेक्टोमी कर देंगे, सो जिसकी वजह से अपन सेव कर देंगे पेनिस को। वही अगर प्रॉक्सिमल वाला है ट्यूमर, प्रॉक्सिमल कैंसर है जिसमें स्टम्प ऑफ 2 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें अपन टोटल एम्पुटेशन कर देंगे विथ पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी, यानी कि यूरेथ्रा ओपन कर देंगे इन द पेरिनियम। सो डिस्टल में देखा हम पार्शियल पेनेक्टोमी कर दिया, लेस देन 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल है तो टोटल एम्पुटेशन विद द पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी। सो इंग्वानल लिम्फ नोड देखे उसमें अगर इनलार्ज नहीं है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो इलियो इंग्वानल लिम्फ नोड क्लियरेंस करेंगे, अगर इनलार्ज है तो 2 वीक का कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद में एफएनएसी करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो रेडियोथेरेपी कर देंगे, इलियो इंग्वानल लिम्फ नोड डिसेक्शन कर देंगे। फर्स्ट सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी डन बाय द कैबाना फॉर पेनल कैंसर, अगर नेगेटिव आता है तो रिटर्न कर देंगे लिम्फ नोड्स को एंड ट्रीट कर देंगे इन्फेक्टिव कॉज को। कीमोथेरेपी करेंगे, अगर लिम्फ नोड इनलार्ज है तो 5-fluorouracil सिस्प्लैटिन। रेडियोथेरेपी करेंगे टू द इंग्वानल लिम्फ नोड्स, अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो। इंग्वानल लिम्फ नोड स्टेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द पेनल कैंसर। मोस्ट कॉमन cause of death in the penile cancer is erosion of the femoral and iliac vessels due to involvement of lymph nodes. नेक्स्ट कंडीशन आता है यूरेथ्रल कैरंकल, इट इज सीन इन द एल्डरली वुमेन, सॉफ्ट रास्पबेरी लाइक स्वेलिंग होती है, पेडिकुलेटेड होता है, सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, हाईली वास्कुलर होता है तो पेशेंट कैन कम विद द ब्लीडिंग, मैनेजमेंट होता है एक्सीजन यूजिंग कॉटरी। फिर आता है फाउलर सिंड्रोम, इट इज सीन इन द लेडीज विद PCOS, इसमें होता है अबनॉर्मल मायोटोनिक डिस्चार्ज ऑफ अ स्ट्राइटेड यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। क्लिनिकल फीचर होगा यूरिनरी रिटेंशन होगा, डायग्नोसिस करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, EMG, मैनेजमेंट होगा, सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन कर देंगे, यूरेथ्रल डायलेटेशन इज इनइफेक्टिव होता है, इसमें सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन ही करना पड़ता है।